दीजिए, आप ही लोग को जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग को कमेंट देख लेते हैं आप लोग का। चलिए सर आप मॉल गए थे, आपका क्लास नहीं लेना था इसलिए इतना लेट हुआ। वाह गजब, कुछ भी। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आप लोग के सामने, पूरे 7 करोड़ रुपए का पहला प्रश्न हो गया है। पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है। बहुत सारा विकिरण है, हम लोग पता है कि हम जानते हैं कि 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग है, 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कि उसमें गामा किरण हो गया है, दूसरा एक्स किरण हो गया है, तीसरा पराबैंगनी किरण हो गया है, चौथा जो है दृश्य किरण हो गया है, पांचवा जो है इंफ्रारेड किरण हो गया है, छठा जो है वो आपका सूक्ष्म रेडियो तरंग हो गया और सातवां जो है दीर्घ रेडियो तरंग हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका विकिरण है, कौन सा तरंग है जिसका उपयोग मांसपेशी के दर्द में किया जाता है, मांसपेशी के दर्द के इलाज में किया जाता है। तो वो आपका कोई किरण नहीं बल्कि इंफ्रारेड किरण। और इंफ्रारेड किरण को ही क्या बोलते हैं, अवरक्त। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड किरण को ही बोलते हैं अवरक्त किरण। क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए हमारे बिल्कुल राइट है। क्या ऑप्शन नंबर ए मार दिया, जरा डिस्कशन नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो मेन पॉइंट है सारा चीज बताते चल जाएंगे। बोलते हैं डिस्कशन नहीं कराएंगे लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा तो करवा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इंफ्रारेड किरण को, इंफ्रारेड किरण का खोज कौन किया है, चलिए बताइए। इंफ्रारेड किरण का खोज किसने किया है, अवरक्त किरण का खोज किसने किया, तो विलियम हर्शेल। क्या बोलना है, विलियम हर्शेल ने किया। कौन किया है, तो विलियम हर्शेल जो है ये इंफ्रारेड किरण का खोज किया था। विलियम हर्शेल, क्या बोल रहे हैं, विलियम हर्शेल जो इंफ्रारेड किरण का खोज किया था। फिर बताना, आप लोग को बताना है कि जो टीवी वाला रिमोट जो होता है, टीवी वाला रिमोट से कौन किरण निकलती है, टीवी वाला रिमोट से कौन किरण निकलती है, तो यही आपका इंफ्रारेड। कौन किरण निकलती है, इंफ्रारेड किरण निकलती है। फिर बता रहे नाइट विजन कैमरा जो रतिया में भी फोटो खींच लेता है। शादी ब्याह में कैमरा आएगा, रात में भी थोड़ा अंधेरा है फिर भी एकदम चकाचक फोटो खींच लेगा, आप लोग को एकदम HD खींच लेगा, 4K खींच लेगा। तो नाइट विजन कैमरा जो है, नाइट विजन कैमरा से कौन किरण निकलती है, तो नाइट विजन कैमरा से भी कौन निकलती है, इंफ्रारेड। कौन किरण निकलती है, इंफ्रारेड किरण निकलती है। फिर बताना है कि अगर कुहासा हो, क्या कुहासा वगैरह हो, तो कुहासा वगैरह में भी फोटो अच्छी तरह से खींच सकता है, कुहासा में भी अच्छी तरह से देख सकता है। उससे कौन किरण निकलती है, तो यही इंफ्रारेड किरण। कौन किरण निकलती है, इंफ्रारेड किरण ही निकलती है, इंफ्रारेड किरण ही निकलती है। फिर क्वेश्चन पूछे बताओ कि उष्मा, कौन सा किरण में उष्मा पाया जाता है। उष्मा, जैसे हमारा पृथ्वी गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है, कौन विधि द्वारा गर्म होता है, तो हमारे वायुमंडल जो है ये संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। लेकिन किस किरण से गर्म होता है, तो उष्मा प्रदान करने वाला एकमात्र किरण है इंफ्रारेड किरण। कौन किरण है, तो उष्मा प्रदान करने वाला एकमात्र किरण जो है वो कौन है, तो इंफ्रारेड। क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड किरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी बताइए, आप लोग बताइए कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशी में दर्द होता है। जब आप लोग बहुत ज्यादा काम कीजिएगा, दौड़िएगा, चलिएगा, तो क्या होता है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है, बैठने उठने में माँ बाप मैया बाबू करने लगते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि मांसपेशी में दर्द जो है किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल। क्या आ जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या आ जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाएगा। यूवी मतलब क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट। क्या हुआ, यूवी का मतलब हुआ अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया, जल्दी बताइए। तो पराबैंगनी किरण का खोज किया रिटर। कौन किया है, रिटर। कौन किया है, रिटर ने पराबैंगनी किरण का खोज किया है। अच्छा एक्सरे खोज किसने किया है, एक्सरे का खोज किया तो रोनटेंजन। कौन किया है, एक्सरे का जो खोज किया मित्रों, कौन किया, रोनटेंजन। कौन किया है, रोनटेंजन ने किया है। फिर बताना माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म रेडियो तरंग। तो सूक्ष्म रेडियो तरंग का खोज किसने किया है, इसका किया जाता है हेनरिक हर्ट्ज। किसने किया है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। कि आप लोग MR ये बोले, यस जल्दी बोलिए। और आप लोग को बिना बताएं आज आप लोग को जो है लाइव आ गए हैं, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा कितना लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग हमें क्लास लेना था, चूंकि बहुत ज़्यादा क्लास गैप हो रहा था, बहुत कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए सोचे थे क्लास लेना, इसलिए आप लोग को क्लास लेते आ गए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लीटर लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने पूरे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी बताइए। कहाँ भाग गया क्वेश्चन, में भाग गया है कि आया। चलिए जल्दी बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन ये बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन ये, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग और लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मित्रों, देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 बोल रहा है क्या, अदरक तना है जड़ नहीं। सालों जानता है अदरक तना है, अदरक जड़ कभी नहीं है। हल्दी भी तना है, अदरक भी तना है, ये जड़ नहीं है। तो क्यों ये तना है, ये जड़ क्यों नहीं है,
क्योंकि देखो ये जो तना होगा ना मित्रों, उसमें रहेगा नोड और इंटर नोड। नोड मतलब समझ रहा है ना, नोड मतलब गांठ, जो तना रहेगा उसमें रहेगा नोड। क्या रहेगा? नोड। इसे बोलते हैं नोड। नोड मतलब गठिया, नोड मतलब गठिया। और जो दो नोड के बीच के दूरी को बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। तो तना का पहचान है उसमें नोड और इंटर नोड पाया जाएगा। तना का पहचान उसमें नोड और इंटर नोड पाया जाएगा। तो एक बोल रहा है कि अदरक तना है। क्यों तना है? क्योंकि अदरक में होता है नोड। क्या होता है? नोड होता है, गांठ होता है। इसमें क्या जाएगा? इसमें नोड और इंटर नोड होता है, इसलिए अदरक क्या है? तना है। क्या है? तना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन तना है? तो चलिए देखते हैं और कौन कौन तना है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं तो देखते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलू क्या है मित्रों? तो आलू हो गया है और ओल हो गया है। आलू ओल ये क्या है? तो ये तना है। आलू ओल क्या है? तना है, जड़ नहीं है। जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है। ओल क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। ओल क्या है? तना है। याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलेगा बताओ प्याज क्या है? प्याज, तो प्याज भी तना है, जड़ नहीं है। प्याज क्या है? तना है। लहसुन क्या है? लहसुन, तो लहसुन भी तना है। लहसुन भी क्या है? तना है। प्याज क्या है? तना है। लहसुन क्या है? तना है। हल्दी क्या है? हल्दी, तो हल्दी भी तना है। अदरक क्या है? अदरक, अदरक भी तना है। हल्दी क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। ठीक है ना। यहाँ तक कि आप लोग को बोलेगा बेंडा। क्या बोलेगा? बेंडा। क्या बोलेगा? बेंडा। और केसर, तो बेंडा और केसर भी क्या है? तना है। क्या है? तना है। तो बोलिए ये सब क्या है? तना है। क्या है? बताओ जल्दी जल्दी बोलो। आलू क्या है? तो आलू मेरा तना है, जड़ नहीं है। ओल क्या है? तो ओल मेरा तना है, जड़ नहीं है। प्याज क्या है? प्याज मेरा तना है, जड़ नहीं है। लहसुन क्या है? तो लहसुन मेरा तना है, जड़ नहीं है। हल्दी क्या है? तो हल्दी भी तना है। अदरक क्या है? अदरक भी तना है। बेंडा क्या है? बेंडा भी तना है। केसर क्या है? केसर भी तना है। लेकिन तना कई प्रकार का होता है। तना मित्रों कई प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, जल्दी गौर कीजिए, जल्दी गौर कीजिएगा। ये आलू ओल जो है मित्रों, क्या बोल रहे हैं? ये आलू और ओल क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं कि ये आलू ओल जो है इसे क्या कौन बोलते हैं? आलू और ओल जो है मित्रों ये है, इसको बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद। क्या बोलते हैं? और प्याज और लहसुन को बोलते हैं सलकंद। क्या बोलते हैं? सलयकंद। क्या बोलते हैं? सलयकंद बोलते हैं। और हल्दी और अदरक को बोलते हैं प्रोकंद। क्या बोलते हैं? प्रोकंद बोलते हैं। और बेंडा और केसर को बोलते हैं धनकंद। क्या बोलते हैं? धनकंद। ये तना का प्रकार है, तना के प्रकार है। समझ आ गया है ना। तो ये सभी तना है, लेकिन आलू और कौन तना है? तो कंद वाला तना है, ट्यूब वाला, ट्यूब यानी कंद। प्याज और लहसुन कौन तना है? तो सलयकंद वाला तना है। फिर हल्दी और अदरक क्या है? तो प्रोकंद वाला तना है। और बेंडा और केसर क्या है? तो धनकंद वाला तना है। अब बोलेगा जड़ कौन है? तो जड़ भी याद रखो, ये आपका मूली क्या है? तो मूली आपका जड़ है। मूली जो है ये तना नहीं बल्कि जड़ है। क्या है? जड़, जड़, जड़। गाजर क्या है? तो गाजर भी आपका जड़ है। क्या है? रूट। क्या है? रूट है। आप लोग बोलिएगा क्या? तो बोलते हैं बीट। बीट समझते हैं? चुकंदर। क्या बोलते हैं? चुकंदर। तो चुकंदर भी क्या है? तो चुकंदर भी आपका जड़ है, तना नहीं है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि अदरक तना है, तो बिल्कुल अदरक तना है। लेकिन तना क्यों है? क्योंकि तना का पहचान नोड और इंटर नोड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग बीमार दिए? जल्दी बोलिए यस, जल्दी बोलिए यस। बीमार दिए हैं सर, मेरी भी किरण निकल गई। किरण निकल गई मतलब क्या निकल गई? सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है, दरोगा वाला प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर दीजिए। हाँ थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम दूर कर रहे हैं। 8521272462 ये आपका है, इस पर बता दीजिएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कॉल भी कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपका दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या अंकुश क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, बताइए। क्या किरण किरण कर रहे हैं, बताइएगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन अगला जो है आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले 3 देखते हैं। 3 कहाँ है? हाँ क्या बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बोरी एवं कूनो। कूनो तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस रहा था, कूनो नेशनल पार्क, तो ऐसे मार दीजिएगा ये, ठीक है ना। तो बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, जल्दी बताइए। बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है मित्रों? ये आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। आप लोगों को पता है कि अभी नरेंद्र मोदी जो है कहाँ गए थे? अफ्रीका महाद्वीप में गए थे, नामीबिया नामक देश में गए थे, और वहाँ से चीता को लाए थे। और चीता को जो लाए तो चीता कहाँ रखे थे? चीता को रखे थे कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन सभी चीता मर गए हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, काफी चर्चा में रहा था। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में और कौन कौन नेशनल पार्क थोड़ा जान लेते हैं। देखो सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है मित्रों मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? सर्वाधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? तो टाइगर स्टेट मित्रों मध्य प्रदेश को बोलते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो सर्वाधिक बाघ भी मित्रों कहाँ पर है? सर्वाधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक चीता कहाँ है? तो सर्वाधिक चीता भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चीता
और तेंदुआ, सर्वाधिक चीता भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक जंगल कहाँ है? सर्वाधिक जंगल, तो सर्वाधिक जंगल भी कहाँ पर है मित्रों? तो सर्वाधिक जंगल भी मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? जब सर्वाधिक जंगल भी मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन नेशनल पार्क है? सर्वाधिक नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? तो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो पेंच आपका जो है मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, दोनों में है, ठीक है ना। फिर बोलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। फिर बोलेगा माधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो माधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। फिर बोलेगा जीवास नेशनल पार्क कहाँ है? तो जीवास नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। फिर बोलेगा डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ है? तो डायनासोर नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। फिर बोलेगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, असम में क्या है? असम में बहुत सारे नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस, और क्या है? असम में, ठीक है ना। फिर बोलेगा मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो मानस नेशनल पार्क भी असम में है। फिर बोलेगा आप लोग को नामेरी, क्या बोलेगा? नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है। फिर बोलेगा रायबोना नेशनल पार्क कहाँ है? तो रायबोना नेशनल पार्क भी असम में है। फिर बोलेगा डिब्रू साखोवा, क्या बोलेगा? डिब्रू साखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो डिब्रू साखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। फिर बोलेगा दिहांग पटकोई नेशनल पार्क, क्या बोलेगा? दिहांग पटकोई नेशनल पार्क कहाँ है? तो दिहांग पटकोई नेशनल पार्क भी मित्रों मध्य प्रदेश में ही है। फिर महाराष्ट्र में आप लोग पता है संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में आप लोग को पता ही है, उत्तराखंड में तो पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1935-36 में हुआ था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका वर्तमान समय में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क है, ये आप लोग को पता है। बाकी बात राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है ना। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ये आप लोग को पता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी ज़्यादा अच्छी बता दिए। चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग, असम 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 असम, बिल्कुल हम लाइक कीजिए, हम दनादन, ठीक है ना। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये बात जीके जिस मस्ती एप्लीकेशन में जाइए, और जो बिहार दरोगा अभी जो बेच रहा है, मेरे तरह ही दरोगा में तबाही मचाना है, और हम क्लास में याद कर लेना है, क्लास में ही समय लेना है, क्लास में ही रिवीजन कर लेना है, क्लास में ही पीवाई को एकदम सोल्यूशन कर लेना है। जीके जिस मस्ती एप्लीकेशन पर जाइए, और अभी जो बैच लॉन्च किए बिहार दरोगा को उससे जुड़ जाइए। जिसको साइंस करना है उसको साइंस स्पेशल टारगेट बैच से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो बहुत सारा बैच है। चलिए क्लास को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आज मेरा जीएफ की शादी है, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। वाह, जीएफ की शादी है, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। तो तुम एकदम गाना गाओ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, ठीक है ना। एकदम इंतकाम दिखा देना है, जीके जीएस मस्ती के साथ रहो और एकदम इंतकाम दिखाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। क्लास कितने बजे होता है सर जी? वो जो बिहार एप्लीकेशन पर जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, तो उस पर आपको क्लास जो है 7 से 10, ऐसे तो उसका क्लास का टाइम था 8 से 11:30 थी, 8 से 11:30 था, लेकिन अभी जो है थोड़ा कम किए, पर 3 घंटा क्लास होता है। जो 7 से आपका 10 लगातार क्लास होगी, जिसमें 1.5 घंटा साइंस रहेगा, 1.5 घंटा जीके स्पेशल रहता है। तो ये आपका जो है जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पूरे बता रहा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल बोला क्या? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि हम लोग का आपातकाल कितना है? 3 है। हम लोगों के द्वारा आपातकाल जो है मित्रों 3 है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? भारत में आपातकाल 3 गो, राष्ट्रीय आपातकाल,
दूसरा है मित्रों राज्य में लगने वाला राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है मित्रों वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल है, ये भी आप लोग को पता होगा मित्रों कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है, राष्ट्रपति शासन 4 जोड़ दीजिए तो 356 में है, वित्तीय आपातकाल 4 जोड़ दीजिए 360 में है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा दिए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा दिए हैं तो आपको संसद से, संसद बोले तो लोकसभा एवं राज्यसभा से 1 महीना के भीतर, 1 महीना के भीतर से अनुमति लेना है। 1 महीना के भीतर जो है प्रस्ताव को पारित करवा लेना है। तो 1 महीना, कितना महीना, 1 महीना के भीतर जो आपको प्रस्ताव को पारित करवा लेना है। और अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिए किसी राज्य में तो आपको जो संसद से अनुमति कितने दिन में लेना है, तो संसद से प्रस्ताव को पारित करवा लेना है 2 महीना। कितना महीना में, 2 महीना में करवा लेना है, 2 महीना में करवा लेना है। अगर वित्तीय आपातकाल लगा दिए हैं तो वित्तीय आपातकाल अगर लगा दिए हैं तो आपको संसद से, यानी संसद से प्रस्ताव को कितना महीना के अंदर पास करवा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये भी 2 महीना, ये भी 2 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा। अब बताओ जब राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लग गया है तो कितना समय तक रहेगा, कितना समय तक, समय लिखना है, कितना समय तक लागू रहेगा। तो ध्यान देना है मित्रों, यहाँ ध्यान देना है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लग गया है तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है एक बार में 6 महीना, एक बार में 6 महीना लागू रहेगा। यानी एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए हैं, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया है तो वह आपातकाल 6 महीना लागू रहेगा और 6 महीना के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो राष्ट्रीय आपातकाल को हमको और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, तो फिर 6 महीना बाद जो है हमको संसद के द्वारा प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। इस प्रकार 6 महीना करके, 6 महीना करके अनंत समय तक लिया जा सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल का मित्रों, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है आपको मित्रों, राष्ट्रपति शासन अगर एक बार लगा दिया गया है तो ये भी 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा, 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन 6 महीना बाद क्या होगा, तो 6 महीना बाद जो है पुनः जो है आपको प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित करवाना पड़ेगा और पारित करवा लेते हैं। इस प्रकार 6 महीना करके, 6 महीना करके मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकते हैं, 3 साल तक जा सकते हैं। फिर वित्तीय आपातकाल अगर लगा दिया गया है, ठीक है ना, और संसद के द्वारा जो है 2 महीने के अंदर प्रस्ताव भी पारित करवा दिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल कितना समय तक लगा रह जाएगा, तो वित्तीय आपातकाल जो है एक बार लगा दे तो लगले रह जाएगा, ठीक है ना। तो वित्तीय आपातकाल में जो अनगिनत टाइम है, क्या है, अनगिनत टाइम है, इसमें बार बार पारित कराना जरूरी नहीं है। वित्तीय आपातकाल में जो है बार बार संसद से 6 महीना में संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित कराने का अनुमति बिल्कुल नहीं है। एक बार लगा दो अनलिमिटेड रिचार्ज, अनलिमिटेड रिचार्ज, जब तक वापस लेना है तो ले लो, नहीं तो अनलिमिटेड रिचार्ज चलते रहेगा। समझ आया, बोलो जस, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है मित्रों क्या, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह, तो राष्ट्रीय आपातकाल मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीना, कितना महीना, 1 महीना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। तो क्या आप लोग ए मार दिए, बोलो यस मार दिए हैं। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। सिलेक्शन को छीनना है। अभी ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ऐसा चल रहा है कि आप लोग को मतलब भटकने वाला टाइम है, लेकिन बिल्कुल भटकना नहीं है। अपना नज़र जो है एकदम बाज की तरह रखना है, बाज की तरह रखना है, फोकस पर, ठीक है ना, गोल पर रखना है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए हैं, जल्दी बताइए आप लोग, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग लाइक करते जाइए, तब ना मज़ा आएगा। सर मेरा नोट्स कब आएगा, 7 तारीख को भी पेमेंट कर दिए हैं, प्लीज़ बता दीजिए। वर्षा कुमारी ना आया है अभी। अच्छा वर्षा जी, आप जो एक नंबर दिए थे, ठीक है ना, इस पर आप तो व्हाट्सएप थोड़ा कर दीजिए। तो 8521272462, आप बोल दीजिए कब हम अथी किए थे, ठीक है ना, बोल दीजिएगा मतलब कब हम पेमेंट किए थे, वो लिख दीजिएगा, हम उसको भेजते हैं, ठीक है। और इस किसी का भी इस तरह प्रॉब्लम होगा तो हमको भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों आपके सामने पूरे 7 करोड़ रुपया का ये रहा। कहाँ भागे क्वेश्चन में आहिन हो, ये तो हो गया है 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ आ गया है। क्या बोल रहा है मित्रों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मित्रों देखो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन यहाँ बोल रहा है क्या, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक बोल रहा है, यहाँ वैज्ञानिक बोला है। हम जानते हैं मित्रों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो है 1967-68 में जो किया गया था वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इन्हीं का पुस्तक था मित्रों द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन
इंडिया। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक बोला, दादा भाई नौरोजी वैज्ञानिक थोड़े थे, दादा भाई नौरोजी वैज्ञानिक नहीं थे। तो वैज्ञानिक बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला वैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन था? तो आपका था मित्रों RBK राव, याद रखेगा। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा RBK राव, वैज्ञानिक विधि द्वारा RBK राव। लेकिन वैज्ञानिक नहीं बोलता तब होता दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो है भारत के राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम जो है पता लगाए थे, बताए थे 20 रुपया। कितना बताए थे? 20 रुपया मात्र बताए थे, याद रखेगा। इनका पुस्तक था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यही दादा भाई नौरोजी थे जिसने धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रैगन थ्योरी दिए थे, ठीक है ना, धन बहिष्करण के सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिसको वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। अगर वैज्ञानिक नहीं बोलता तब तो दादा भाई नौरोजी हो जाता। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला ये आपके सामने, जल्दी बताइए। क्वेश्चन काफी झकास है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। सर हमें आपसे मिलना चाहते हैं, आपके मोटिवेशन से मेरा बिहार एसआई का मेंस का रिजल्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग को तो बोल रहा है। जिसका भी आप लोग भीड़ के फेर हम सिर्फ नहीं रहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में चल गए हैं और सारे को मजाक वाला बात बोल दिया, लड़का लड़की वाला बात बोल दिया, हल्ला हो रहा है, हो हल्ला के में कर रहा है। यही तभी शॉर्ट वीडियो में होता है। शॉर्ट वीडियो देखेगा, हल्ला हो रहा है पूरा, वाह वाह क्या बात बोले, वाह वाह करने से रिजल्ट होता है। रिजल्ट के लिए आपको जो है एकदम मेहनत करना पड़ेगा, कछुआ की तरह चलना पड़ेगा, लेकिन चलना पड़ेगा। दौड़ो इतना तेज इतना तेज दौड़ो कि गिर भी जाओ तो लुढ़कते हुए मंजिल तक पहुंच जाओ। तो पहले इतना तेज दौड़ जाओ कि अगर गिर भी गए, लास्ट में कोई परेशानी भी आ गया, दिक्कत आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई भी इशू आ गया है, तो आप पहले इतना तेज दौड़ गए हैं कि मंजिल तक आप लुढ़कते हुए भी पहुंच जाइएगा। तो उसके लिए आपको जो अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट पर जो आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। अभी तो आप लोग को जो है कोई भी एग्जाम नहीं है, दरोगा का एग्जाम अभी नहीं है, तो आप अभी सब सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए, ठीक है ना। एकदम गहराई से पढ़िए और क्लास में ही एकदम सेंसिटिव होकर, एकदम सिंसियरी होकर एकदम सुनिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए और समझिए। और क्लास में ही आप लोग को हम याद करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। और क्लास में ही उस जो टॉपिक खत्म होता है उसका PYQ सॉल्यूशन करवाते हैं, दम भर करवाते हैं। नया सीरीज जो अभी स्टार्ट किए हैं उसमें तो हम गजब तरीका तैयारी करवा रहे हैं। तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना रिजल्ट को साकार कर सकते हैं। जीके जीएस समझते एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट ना होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सबको भरना है इस बार, ठीक है ना। अब की बार डबल स्टार सबको भरना है, ठीक है। और उसके लिए हम सारा चीज लगल है। बताइए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए जल्दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, बता दीजिए, बताइए। तो ये आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या जाएगा? IMF। क्या हो जाएगा? IMF हो जाएगा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC है। जिसका ऑप्शन नंबर जो डी मारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग डी मार दिए, बताइए। क्या आप लोग डी मार दिए? लेकिन उससे पहले याद रखिए वर्ल्ड बैंक। क्या रखेगा मित्रों? वर्ल्ड बैंक क्या क्या जारी करता है? तो विश्व बैंक जो है ये भी बहुत सारा की रिपोर्ट जारी करता है। तो विश्व बैंक पहले रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट याद कर लेने से जल्दी किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है ना। और पूछने बाद जो है तारा नहीं रहता, तारा नहीं आना है। डेवलपमेंट क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक कौन जारी करता है मित्रों? विश्व बैंक करता है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप बंद हो गया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कौन जारी करता था मित्रों? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आपका विश्व बैंक जारी करते थे, विश्व बैंक जारी करते थे। और याद रखिएगा मित्रों ग्लोबल क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है। याद कर लो ना, जल्दी याद किसी को नहीं रहता है, आपको याद करना, रिजल्ट देना है। तो क्या बोल रहे हैं मित्रों, पहले ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, जिसको IMF बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। लेकिन विश्व बैंक भी रिपोर्ट जारी करता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा मित्रों
कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक जारी करता है, ये काफ़ी फेमस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर बोलेगा मित्रों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भी आपका विश्व बैंक करता है। विश्व आर्थिक मंच मित्रों ये एक रिपोर्ट जारी करता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया था। ये क्या करता है, ध्यान दो, ये करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। क्या बोलेगा बताओ मित्रों, ग्लोबल क्या बोलेगा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर क्या बोल रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मित्रों ये करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है मित्रों ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में है। लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होगा, जल्दी बताइए, आप लोग को मित्रों ये पता नहीं होगा कि ये विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना पहले कब हुआ बताइए। हम जानते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। क्या बोल रहे हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना मित्रों 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में हुआ था। और दोनों मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कितना दम है, कितना दम है आप लोग में। कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ? जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग को कमेंट का हम कर रहे हैं इंतजार, ठीक है ना? आप लोग को कमेंट का हम कर रहे हैं इंतजार, जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट कर रहे हैं इंतजार, जल्दी बताइए आप लोग। देखते हैं क्या आप लोग बता पाते हैं कि नहीं कि इसका स्थापना कहाँ हुआ, मुख्यालय कहाँ? जल्दी बताइए। लेट से स्टार्ट हुआ है भाई, हाँ लेट से हुआ है। जदे भैया ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दीजिए, आँख बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। नहीं ये तो PDF में ही ऐसा है, थोड़ा सा अथी कीजिए, ठीक है ना? चलिए 1971 बिल्कुल राइट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जनेवा, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में, कहाँ पर है? जनेवा, कहाँ पर है? जनेवा में, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1971 में हुआ था, ठीक है ना? अच्छा ये IMF जो है मित्रों, IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? ये जारी करता है मित्रों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है मित्रों IMF जारी करता है। और यही एक रिपोर्ट और जारी करता है, वो है क्या? वो है विश्व वित्तीय अस्थिरता, विश्व वित्तीय, क्या बोल रहे हैं? विश्व वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? विश्व वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट भी IMF जारी करता है, याद कर लीजिएगा। अच्छा बताइए HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए, कमेंट कीजिए, देखते कितना दम है आप लोग का। HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? HDI, जल्दी बताइए। HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप लोग को कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। रेलवे टेक्नीशियन के साइंस कैसे होगा सर, पैसा कम दीजिए। इतना पैसा कम है, कुछ कहने का नहीं। आप लोग जो है साइंस अगर आप लोग को पढ़ना है तो साइंस टारगेट बैच अभी हम स्टार्ट किए, उससे जुड़िए। साइंस आप लोग को कभी भी साइंस न्यू टारगेट बैच के नाम से GKGS मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। तो साइंस न्यू टारगेट बेस से नाम से एक बेस चल रहा है, उससे जुड़ जाइए। आप लोग को हम भरोसा दिलाते हैं और ये मेरा विश्वास है कि एक बार साइंस पढ़ लीजिएगा तो फिर आप लोग को जो है दोबारा कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। इतना गहराई से, इतना अंदर से और इतना समझाते हुए क्लास में यार कराते हुए पढ़ा देंगे और क्लास में PY की सोल्यूशन करवा देंगे, कुछ कहने का नहीं। चलिए बताइए, चलिए बिल्कुल राइट है। UNDP बिल्कुल राइट है। तो इसका जाएगा UNDP। आप जो बिहार दरोगा जुड़ गया उसका तो पूरा GK में कवर हो गया, फिर GK को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? जो नहीं कहा 2024 आया है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो HDI रिपोर्ट मित्रों UNDP कौन जारी करता है? UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका ऑप्शन जो डी मारे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका 100% सही है। तो क्या आप लोग मार दिए? बोलिए यस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं, चलो जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? बोलिए यस ले लिए हैं, जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी बोलिए, ले लिए हैं, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, ये आपके सामने पूरे 7 करोड़ का, ये तो काफी इजी है, ये सब पूछे वाला बात है। जल्दी बताओ। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आप लोग सिलेक्शन को छीनने के लिए यहाँ आए हैं मित्रों। सिलेक्शन को छीनना है, मांगने से नहीं मिलता है, ठीक है ना, अपने हक को छीनना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7। जल का अधिकतम घनत्व होता है, हम जानते हैं मित्रों, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री पर, पहले कमेंट कीजिए आप लोग। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। और घनत्व का उल्टा क्या होता है मित्रों? घनत्व का उल्टा होता है आयतन। घनत्व अधिकतम तो आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम तो आयतन न्यूनतम। तो बताइए जल का न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन कितना डिग्री पर होगा? तो घनत्व अधिकतम तो आयतन न्यूनतम 4 डिग्री, कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। लेकिन यहाँ पर सेल्सियस में नहीं है, यहाँ केल्विन में है मित्रों। हम लोग जानते हैं किताब का एसआई मतलब क्या होता है, केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन में क्या है? केल्विन में। आप एक ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग ये भी जानते हैं मित्रों, क्या जानते हैं कि अगर मान लो कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, इसमें 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दो, और केल्विन को सेल्सियस से बदलना है, 273 घटा दो, 273 घटा दो, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर C आता है 3 नंबर में, केल्विन E आता है 11 नंबर में। तो 3 से 11 पहुंचना है तो जोड़ो, क्या करो? जोड़ो। 3 से 11 पहुंचना है तो जोड़ो। अब देखो K आता है 11 नंबर में, C आता है 3 नंबर में। 11 से 3 में पहुंचना है तो घटाओ, 11 से 3 में पहुंचना है तो घटाओ। क्या हो जाएगा? घटाओ। समझ आया? बोलो यस। अब यहाँ जानो मित्रों, यहाँ केल्विन में जाना है। तो केल्विन में जाना है तो केल्विन बराबर क्या होता है? तो C + 273, C + 273 होता है। तो C का मान कितना है जल्दी बता दो। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो C का मान हो गया 4। कितना हो गया मित्रों? 4। और केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ो, 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। तो हो जाएगा आपका कितना मित्रों? 277 केल्विन, 277 केल्विन। तो क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस। तो ऑप्शन नंबर बी जो मारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मारे? समझेगा कि नहीं जल्दी बताइए। समझे आप लोग? 277 केल्विन बिल्कुल राइट है। युद्ध वाला भी करवाएंगे, टेंशन ले लीजिए। 277 केल्विन बिल्कुल राइट है, हम गर्दा उड़ा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कॉन्सेप्ट समझते चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा मित्रों आपके सामने। देखो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें फटाफट थोड़ा निकल जाना है, ठीक है ना, क्योंकि काफी भी लेट हो गया है और मेरा क्लास भी थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है। लेकिन आप लोग लाइक और सपोर्ट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बताइए लैक्टिक अम्ल, सब लोग जानता है लैक्टिक अम्ल किससे पाया था? बताइए लैक्टिक अम्ल किससे पाया था? नींबू में या दूध में? तो दूध में होता है। तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, दूध और दही में। तो 1 का 3, 1 का 3, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये गया भार में, ये गया भार में। आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका। तो बी के 4, बी के तो बी का 4 खाली यहीं पर ऑप्शन नंबर सी जो मार दिया उसका 100% राइट है। बल्ले बल्ले, क्या हो गया? बल्ले बल्ले, ठीक है ना। अब यार आलो साइट्रिक अम्ल, तो खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ क्या होगा? साइट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर 1। ब्यूटरिक अम्ल, तो मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल। तो देखो यहाँ मक्खन है तो ब्यूटरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी मारे मित्रों बिल्कुल राइट है। आप लोग सी मार दिए? बोलो यस, जल्दी बोलिए। क्या आप लोग सी मार दिए? बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये रहा, फिर मिलान करने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अभिनव भारत संस्थान, देखिए मित्रों एक संस्था था जिसका नाम था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला नामक एक संस्था था। मित्र मेला नामक संस्था था महाराष्ट्र में। कहा था मित्रों? महाराष्ट्र में एक संस्था था जिसका नाम था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला, जिसका स्थापना हुआ था 1899। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कौन किया था? तो करने वाला था BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर था। लेकिन यही मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत, क्या बता रहे हैं? अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था 1904 में, 1904 में रखा गया था। 1904 में रखा गया था। और रखने वाला कौन था? तो वही था मित्रों BD सावरकर, BD सावरकर, BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो 1 का 4, 1 का D, 1 का D यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी गया भार में। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका स्थापना 1920 में। स्थापना कब हुआ था मित्रों? स्थापना 1920 में हुआ था। इसका करने वाला कौन था? करने वाला जो था वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और साथ में थे मित्रों MN जोशी, MN जोशी थे जो प्रथम सचिव बने थे। याद रखिएगा। इसका जाएगा क्या मित्रों? इसका जाएगा
सी, क्या आ जाएगा सी, तो दू का सी, तो दू का सी कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये गया भार में, ये गया भार में। तो पहले बोलिए AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1920 में हुआ था। किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, और साथ में कौन थे, MN जोशी थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका स्थापना हुआ था 1928 का हुआ था मित्रों, इसका स्थापना हुआ था 1928 में। और किसने किया था, इसका स्थापना किया था मित्रों चंद्रशेखर आजाद। कहाँ किया था, दिल्ली में किया था। दिल्ली में कहाँ किया था, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वर्तमान समय में अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। वहीं पर मित्रों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो तीन का बी कहाँ पर है, तीन का बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीन का बी यहाँ है और यहाँ पर है, ये तो हुआ नहीं, तीन का बी यहाँ नहीं तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। और सिंपल बात है मित्रों, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में कब किया गया, जो बताने काफी इंपोर्टेंट है। नौजवान सभा का स्थापना 1926 में कौन किए थे, तो नौजवान हमारे था मित्रों इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह और छबील दास, भगत सिंह और छबील दास ने किया था 1926 में। तो इसमें भगत सिंह कहाँ है, तो 4 का ए, 4 का ए, तो 4 का ए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा है। एक होता मित्रों HRA, क्या था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था मित्रों 1924 में। इसका स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन किया था, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कहाँ किया था, कानपुर में। कहाँ किया था मित्रों, कानपुर में किया था, कानपुर में किया था। लेकिन जब काकोरी कांड हुआ था तो HRA के सदस्य को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो HRA जो था ये संस्था धीरे धीरे खत्म हो गया था। फिर मित्रों 1928 में, अभी हम बताए थे 1928 में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया है, यानी HSRA का स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा उम्मीद करते हैं, वह लाइक भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों, बंग भंग आंदोलन। इसके बारे में तो काफी चीज बता दिए हैं। बंग भंग आंदोलन, इसी को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ सुनिएगा, जो हम लिख रहे हैं ध्यान से सुनिए, सुनने से ही याद होगा। देखो यहाँ पर बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया, तो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था मित्रों 19 जुलाई 1905। तो इसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था मित्रों 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब कर दिया, गया था, तो बंगाल विभाजन लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। क्या कर दिया गया था मित्रों, तो लागू कर दिया गया था। तो इसी के विरुद्ध में जो है राखी दिवस, क्या बोल रहे हैं, राखी दिवस मित्रों मनाने की घोषणा कौन करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक हैं, अंग्रेज के फूट डालो और आज की नीति हम लोग जो है सफल होने नहीं देंगे, हम लोग एक दूसरे कलाई पर राखी बांधेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से राखी दिवस मनाते हैं। और इसी में मित्रों जो है सभी लोग शोक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा किस आंदोलन में लोगों ने शोक दिवस मनाए थे, तो वह आपका था बंग भंग आंदोलन। इसी में मित्रों सब लोग उपवास रखते हैं। क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं। कौन आंदोलन में सब लोग उपवास रखे थे, तो वही था मित्रों आपका बंग भंग आंदोलन। और इसी आंदोलन में मित्रों
सब लोग जो गंगा स्नान करते, गंगा स्नान करते हैं किसी में, तो बंग भंग आंदोलन में। और ये स्वदेशी अपनाने का, स्वदेशी अपनाने का संकल्पना, बंग भंग आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तु अपनाओ, ये संकल्पना कहाँ से लिया था? तो ये लिया था मित्रों संजीवनी, क्या बोल रहे हैं, संजीवनी नामक पत्रिका, संजीवनी नामक पत्रिका से ये स्वदेशी का अवधारणा लिया था। अच्छा, संजीवनी नामक पत्रिका का संपादक कौन था? तो संजीवनी नामक पत्रिका का संपादक जो था मित्रों, वो था कृष्ण कुमार मित्र। कौन था? कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र था। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, जो बोल रहे हैं एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जो बता रहे हैं, बताइए बंग भंग, बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ है? तो 1911 में। वायसराय कौन था उस समय? तो उस समय वायसराय था मित्रों लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय झलेलॉस के। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन प्रारंभ की तिथि 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल। इसका ऑप्शन नंबर बी। मार दिए, बोलो यस, लगा दिए पानी में आग, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिए, लाइक करते जाइए आप लोग। नोट्स के बारे में बता देंगे आप लोग को, ठीक है, नोट्स के बारे में बता देंगे, कल आप लोग को सूचना दे देंगे नोट्स के बारे में, ठीक है ना। हम लोग जम्मू लोकसभा से हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा पानी लेकर आते हैं, गला सूख रहा है, ठीक है, थोड़ा पानी लेकर आ रहे हैं 1 मिनट। आप लोग लाइक कीजिए तब तक, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फक फक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा और उम्मीद करते हैं लाइक भी कर दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये अभी चुनाव ना छोड़िए, ठीक है ना। कोई भी अपना जाति काहे न हो, अरे अपन गोतिया काहे न हो, अपन रिलेशन में काहे न हो, किसी को भी वोट दीजिए, नेता किसी का नहीं होता है। आप लोग लड़ के मर जाइए, कुर्सी के लिए जो है इधर से उधर हो जाएगा, वो नेता किसी का नहीं होता। आप लोग किसी बहुत सारा पार्टी का वोट दिए होंगे, आपका गार्जियन भी दिए होंगे, नेता किसी का भी नहीं होता है। किसी कोई भी आपका कल्याण नहीं किए होंगे, आप अपना कल्याण खुद कीजिएगा, और अपना कल्याण आप जो है मेहनत के दम पर कीजिएगा। आपको परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप कोई जो है ईश्वर नहीं आएगा, कोई जो है महात्मा नहीं आएगा, कोई जो है शक्तिमान नहीं आएगा, कोई सुपरमैन नहीं आएगा। आप खुद सुपरमैन अपने परिवार के लिए हैं, तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप ही है। कोई नेता आपका भविष्य नहीं बदल देगा, नेता सिर्फ अपना भविष्य बदलता है, अपने परिवार का भविष्य बदलता है, और किसी का भी नहीं सुनता है, चाहे आपका कितना भी रिलेटिव हो। इसलिए नेता फेरा मत रहिए, और अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को मेहनत के बल पर मुकाम पर पहुंचाइए, जिससे आपका परिवार आगे बढ़े, जिससे आपका जो है लेसन में आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग आगे खुद बढ़िए, ये नेता के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना, जाति पाति के चक्कर में मत रहिए। वी आर ऑल इंडियन, ठीक है ना। तो हम लोग सब इंडियन है, क्या है, तो हम लोग सभी इंडियन है, और हम लोग का जाति एक ही है, वो है सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो हम लोग का जाति एक ही है, वो है सेपियंस है, सेपियंस है, सेपियंस है, सेपियंस है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ लो, बहुत ज़्यादा ज्ञान के बाद दे दिए हैं, समझ आ गया तो अच्छा है, ना समझ आ गया तो और अच्छा है, ठीक है। चलिए सर आप खान सर की तरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बात आपके और भी अच्छा है कि अच्छा के लिए बोलूं कि वर्ड अच्छा यूज किए और भी अच्छा से उभरेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग कोई सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हमारे बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मित्रों ये, मिलान करो जल्दी बताओ। बोला है कौन सुमेलित नहीं है, क्या बोल रहा है यहाँ? बोल रहा है मित्रों क्या, तो यहाँ बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं मित्रों चंद्रप्रभा, तो हम जानते हैं चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है मित्रों, और दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बिहार दरोगा मेंस जो अभी हम दिए हैं, ठीक है ना, जिसमें रिजल्ट भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था, क्या पता है? पूछा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये क्वेश्चन था। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी यूपी में है। कहाँ है मित्रों? अमन या अमान बोलते हैं, तो अमनगढ़, क्या बोल रहे हैं? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी मित्रों ये यूपी में है, ये बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आ चुका है।
और दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ है मित्रों? तो दुधवा नेशनल पार्क भी ये भी आपका यूपी में, कहाँ पर? यूपी में। और अभी जो है रानीपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो रानीपुर नेशनल पार्क मित्रों, रानीपुर टाइगर रिजर्व भी ये है, टाइगर रिजर्व के रूप में है। तो ये भी कहाँ पर है मित्रों? तो ये भी आपका यूपी में है। तो याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बिल्कुल मेरा सही है। चंद्रप्रभा कहाँ हुआ? यूपी में। दुधवा कहाँ हुआ? यूपी में। रानीपुर कहाँ हुआ? यूपी में। अमनगढ़ कहाँ हुआ? यूपी में। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, प्यार से बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। अब देखो जय समंत, तो हम जानते हैं जय समंत बोले तो राजस्थान, राज समंत बोले तो राजस्थान, केवला देव बोले तो राजस्थान, घाना पक्षी अभ्यारण्य बोले राजस्थान, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य बोले राजस्थान। तो सब तो राजस्थान में है। तो ये बिल्कुल राइट है, इसका हो जाएगा राजस्थान। ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा क्या है? सही है। करेला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? करेला मध्य में। करेला जो है ना, आप सभी के मध्य में बैठ के नहीं खा सकते हैं। करेला किसी को पसंद नहीं होता है। आप करेला जो है सभी के मध्य में बैठ के नहीं, आलू सबके मध्य में बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि आलू सबको पसंद होता है, ठीक है। नहीं, करेला सबको पसंद नहीं होता है। तो करेला जो है मध्य में नहीं खा सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य गढ़ कहाँ है मित्र? जल्दी बताइए। तो गढ़ तो राजस्थान में, जितना भी गढ़ आप लोग का है सभी तो राजस्थान में है। राजा महाराजा का किला जो है कहाँ पर? राजस्थान में है। तो नाहरगढ़ जो है मित्र आपका ये कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। लेकिन यहाँ कर्नाटक लिख दिया, गलत लिख दिया मित्रों। बताओ गलत लिखा कि नहीं? बोलिए आप लोग, इंसाफ कीजिए, गलत लिखा कि नहीं? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। डी क्या है? सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राजस्थान होगा, कर्नाटक नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक में भी 2 नेशनल पार्क है। कर्नाटक में भी मित्रों 2 ठो नेशनल पार्क है। एक आपका क्या है? बांदीपुर। क्या है? जल्दी याद कर लो, बांदीपुर। क्या बोल रहे हैं मित्रों? बांदीपुर। अरे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोर कहाँ है? नागरहोर। नागरहोर नेशनल पार्क भी कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोर कर्नाटक। बोलो जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है मित्रों फिर बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है मित्रों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो हम जानते हैं मित्रों सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है अन्य मामला को भी आर्टिकल 226 के तहत दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अन्य मामला को आर्टिकल 32 के तहत नहीं दे सकता, यह याद रखिएगा। फिर यहां बोल रहा है क्या मित्रों? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता था? आर्टिकल 32। तो ऑप्शन नंबर है। और यही आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान के आत्मा कहे थे। शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षा रूपी सैनिक का दूध पिए मित्रों, आप लोग दहाड़िएगा। तो ये नेता लोग जो है आपको जो है इधर से उधर जो है सिर्फ जो है भीड़ में आपका इस्तेमाल करेगा, लड़ाई में आपका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जाति पाति करवाने में आपका इस्तेमाल करेगा, वोट बैंकिंग में आपका इस्तेमाल करेगा, और आपको मिलेगा कुछ नहीं, बाबा जी के ठुल्लू मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षा रूपी दूध पिए और दहाड़ के रख दीजिए कहीं भी, ठीक है ना। तो इसका जो है मित्रों ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो 129 में क्या है? तो आर्टिकल 129 बोलता है क्या मित्रों? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा वो जो है अन्य न्यायालय के लिए कानून बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा आर्टिकल 129 में ये भी याद कर लेना है मित्रों। 132 में क्या है? 132 में है मित्रों, क्या पता है? 132 में है, 132 में क्या है? तो आर्टिकल 132 में है मित्रों क्या कि हाई कोर्ट से अपील के द्वारा, हाई कोर्ट से कोई मामला अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। हाई कोर्ट से कोई भी मामला अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। यह आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है, 132 में लिखा हुआ है। 141 में क्या लिखा हुआ मित्रों? तो आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश के सभी न्यायालय में मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के सभी न्यायालय में मान्य होगा। सभी न्यायालय में क्या होगा? सभी न्यायालय में मान्य होगा। यह आपका जो है मित्रों लिखा हुआ आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है। तो ये सब आप लोग को याद हो गया? बोलो यस याद हुआ कि नहीं? बोलो यस याद हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस, जल्दी बोलिए। हम लोग को बहुत दिक्कत है भैया,
क्या लिख रहे हैं, अड़चन भी है 10%, आरक्षण भी 10% ही दिया है। क्या चीज़ दिक्कत है बताइए, थोड़ा ना समझ आया, डिटेल में बताइएगा। चलिए बिल्कुल राइट है, आगे बढ़े। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारे हम गड्ढा उड़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बताइए दिया है। HRA का स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सनियार ने बताए थे। सचिंद्र नाथ सनियार ने किया था, सचिंद्र नाथ सनियार ने किया था। कहाँ किया था, कानपुर में किया था, बताए थे। फिर हम बताए थे काकोरी कांड हुआ। क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया था और यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसी में HRA के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया था। इसका जो मेन नेता था वो कौन था मित्रों, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं बाज कितने, क्या बोलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। ये कौन बोले थे, तो बोले थे ये आपका मित्र कौन, ये बोले थे कौन, राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे, वही इनका मेन नेता थे। तो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसी में जो है HRA खत्म हो गया। क्या हो गया, HRA खत्म हो गया था। फिर इसके स्थान पर आया था मित्रों HSRA आया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। और इसका स्थापना कौन किया था, इसका स्थापना किया था मित्रों चंद्रशेखर आजाद। आजाद हैं हम, हमें कोई जिंदा पकड़ नहीं सकता है। और चंद्रशेखर आजाद जो है मित्रों, इसे इलाहाबाद के एक पार्क था मित्रों, उसमें ये अपने खुद से गोली मार दिए, लेकिन अंग्रेज के चुंगल में नहीं आए थे। और स्थापना किए थे 1928 में किए थे HSRA का स्थापना। और ये किए फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे, जिसका अभी नाम है मित्रों अरुण जेटली स्टेडियम। तो यहाँ बोला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ, कानपुर। कहाँ हुआ था, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी। क्या मार दिए, बोलो यस। चलिए चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल राइट है, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल लिख दिए, बिल्कुल राइट है। अल्फ्रेड पार्क बिल्कुल राइट है। अल्फ्रेड पार्क में ये अपने आप को जो है अंग्रेजों को हवाला नहीं होने दिए थे और लास्ट गोली बचा हुआ था वो अपने आप को मार लिए थे, क्योंकि ये प्रण खाए थे कि अंग्रेज ये हमें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं। और अंतिम गोली जो अपने आप को मार लिए थे, मारना पसंद किए थे, लेकिन ये अंग्रेजों के हाथों से जिंदा पकड़ाना कभी भी कबूल नहीं किए थे। ये आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही रह गए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप लोग मार दिए, बोलो यस। चलो आगे बढ़ता है। क्या अलग क्वेश्चन है मित्रों, ये कोहरा के समय, कोहरा होता है तो कोहरा में क्या होता है, कोहरा में क्या होता है, कोहरा में जो होता है मित्रों वो क्या होता है, तो कोहरा में नमी होता है, ठीक है ना। हवा में जो है नमी का बूंद जो है ये बूंद बूंद के रूप में जमा हो जाता है। और जब बूंद बूंद के रूप में जमा हो जाएगा उसमें धुलकन भी होता है, तो ये कोहरा का रूप ले लेता है। तो धुलकन है, नमी का कण है, तो कण के द्वारा कहते हैं परिकिरणन। क्या आता है, परिकिरणन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिक परिकिरणन होगा बैगनी, किसका होगा, बैगनी। और विचलन भी बैगनी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों, अगला यहाँ रहा, बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नोस्टेक भी है। ये आप लोग सवाल पढ़ाए थे, यार लोग सवाल पढ़ाए थे कि नहीं, सवाल पढ़ाए थे मित्रों, एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जो है ये आपका जो है धान में पाया जाता है और यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, पेड़ पौधा को ग्रहण कर लेता है। और एनाबीना ये आपका सवाल में पढ़ाए थे और यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहन पौधा के जड़ में पाया जाता है और यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है मित्रों। लेकिन यह क्या बोल रहा है, माइको राजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन स्थिरीकरण, कौन जीव है जो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो मार दिया बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग डी मार दिया, बोलो यस, जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलिए यस। चलिए मार दिया बिल्कुल। सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है ना, सी नहीं डी होगा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। थोड़ा मतलब हो जाए, रात हो जाएगा, चूंकि हम बहुत लेट से 9:45 से स्टार्ट ही किए, तो थोड़ा चलते जल्दी। यहाँ देखिए मित्रों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A to Z समझना अभी इसमें हम लगा देंगे, पानी में जवानी कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, जजिया कर की समाप्ति 1564 में बिल्कुल राइट है। अकबर के द्वारा जजिया कर के समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला मजहर की घोषणा, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में किए हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला इलाही समझ के प्रारंभ, अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाए थे। लेकिन
अकबर ने इलाही संबत 1583 इलाही संबत 1583 तो यहाँ पर इलाही संबत 1583 होगा, 82 नहीं, क्या होगा 83 होगा। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था 1571 ईस्वी में किए थे, और यहीं पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे अकबर। कौन करवाए थे? अकबर ने करवाए थे। ये भी सही है मित्रों। तो गलत कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग सी मार दिए? बोलो यस, जल्दी बोलिए, आप लोग कमेंट देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं 1583, ठीक है ना, 82 नहीं 83। अब हम यहाँ लिखा देते, आप लोग पूरे लिखाइए देते। चलो यहाँ ध्यान से देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, यहाँ ध्यान दो, पूरा लिखाते हैं। देखो अकबर को ध्यान दो, अकबर यहाँ ध्यान दो मित्रों, ध्यान दो। देखो पूरे लिखा देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना आप लोग को। अकबर जो है पेटीकोट शासन समझता है ना। अकबर जो है मतलब स्त्रियों के समूह में रहना पसंद इनको थे, स्त्री में ही ये लिप्त रहते थे, पेटीकोट शासन के अंतर्गत थे, ठीक है ना। पेटीकोट शासन के अंतर्गत अकबर जो है, पेटीकोट शासन के से अकबर जो है बाहर कब निकला? 1562 में। और जैसे बाहर निकला दास प्रथा समाप्त, तो अकबर ने दास प्रथा समाप्त कब किया? 1562 में किया था। अकबर ने तीर्थ कर समाप्त कब किए थे? 1563 में किए थे। अकबर जो जजिया कर, क्या बोल रहे हैं मित्रों? जजिया कर समाप्ति कब किए थे? 1564 में किए थे। फिर अकबर जो है मित्रों फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किए थे? तो अकबर जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किए थे। फिर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा का निर्माण प्रारंभ कब करवाए थे? 1571 में ही करवाए थे। फिर मित्रों अकबर जो है आपका इबादत खाना का स्थापना कब किए थे? तो अकबर जो इबादत खाना की स्थापना 1575 में किए थे। फिर इबादत खाना को सभी धर्म के लिए इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया था? तो अकबर जो है इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया था। अकबर द्वारा मजहरनामा का घोषणा कब किया गया था? 1579 में किया गया था। अकबर जो है दहसाला प्रणाली, भूमि का एक प्रणाली था मित्रों, दहसाला प्रणाली, जिसका जनक था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। दहसाला प्रणाली भूमि का एक प्रणाली है, नापने का एक प्रणाली है, जिसका जनक था टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। ये कब चलाए थे अकबर? 1580 में चलाए थे। फिर अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म कब चलाए थे? तो अकबर दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाए थे। फिर अकबर जो है मित्रों इलाही संबत कब चलाए थे? तो अकबर जो है इलाही संबत मित्रों 1583 में चलाए थे, 1583 में चलाए थे। और अकबर का अंतिम आक्रमण कब किए थे? तो अकबर जो है मित्रों अंतिम आक्रमण किए थे, वो किया था असरगढ़ के किला के खिलाफ, असरगढ़ के किला के खिलाफ किए थे 1601 में किए थे। लेकिन अकबर का मृत्यु जो है पेट झड़ली से हो गया। अकबर का मृत्यु पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, मृत्यु हो गया, पेट फ्री, अकबर भी फ्री हो गया था, ठीक है ना। तो अकबर का मृत्यु 1605 में हुआ था। चलिए लो स्क्रीनशॉट, यही आपका रिजल्ट दिलवाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यूथ साइंस भी करवाएंगे सर प्लीज, हमें 12th का फिजिक्स बायोलॉजी 12th था तभी नहीं करवा पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, बताइए थोड़ा फास्ट में चले, आप लोग कमेंट थोड़ा कर दीजिए तो, क्योंकि 11 बजने वाला है, ठीक है ना। और थोड़ा फास्ट में चलें, जल्दी बता दीजिए आप लोग, बताइए थोड़ा फास्ट में चलते हैं, फिर तो चलेंगे धीरे धीरे, फिर आएगा मज़ा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी बता दीजिए। 1601 बिल्कुल है। थोड़ा कमेंट करिए आप लोग। सोनी नहीं दी, क्या लिख रहा है? हमको भी नींद आने लगा। जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। तो आप लोग जागिए तो पाइएगा, ठीक है ना। तो जल्दी कमेंट कीजिए जी भैया। चलिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं। कब से होगा सर? यू आर ग्रेट हो, ग्रेट नहीं, लेकिन जितना भी नॉलेज आप लोग को देना चाहते हैं और नॉलेज ऐसा देना चाहते हैं कि जो परीक्षा में क्या आया ना आया, आप लोग को भटकाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम अप टू डेट बताएंगे, जो क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है वही, ज़्यादा नहीं कि इस ऐसे वैसे करना है आपको। सर प्लीज़ सर, चलिए थोड़ा फास्टे कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं सर ना कर देते हैं, ऐसे 12-1 बज जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर हम चलेंगे, फिर आएगा चलेंगे टाइम, फिर 7:30 बजे क्लास चलेगा, तो हम फिर गर्दा मचा देना है। ऐसे भी आप लोग को कम थोड़े करवा रहे हैं, हम बोलते हैं कि कम करवाएंगे, लेकिन फिर उतने हो जाता है, हमसे बर्दाश्त ना होता है कि आप लोग को कम दे, उतना तो आप लोग खुद ही जानते हैं, तो फिर मेरा क्लास क्यों आ जाएगा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को जो हम पूरा देते हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप पढ़ाइए सर। चलो पढ़ा रहे हैं।
चलिए देखिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं क्या मित्रों समझिए, बोल रहा कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, एक बार लाइक कर दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कृष्ण प्रथम एरोला के कैलाश मंदिर बनाया है, तो बिल्कुल राइट है मित्रों। एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 100% राइट, 100% राइट है, तो सही हो गया मित्रों। लेकिन एक तो कांची में कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु के कांची में कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु के कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ ध्यान दो, कांची कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर, तमिलनाडु के कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो यहाँ नरसिंह वर्मन प्रथम लिखा है, गलत हो गया, द्वितीय। क्या हुआ? द्वितीय। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। बोलो मार दिया, बोलो यस मार दिए हैं, बोल दो यस मार दिए हैं, मारने को दिक्कत है, गर्दावरा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय होगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो यही आपका रोंग हो गया, क्या होगा? रोंग हो गया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बार याद कर लीजिए मतलब महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल राइट है, ये क्या है? सही। क्या है? सही। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था। बिल्कुल 100% राइट है मित्रों। फिर यहाँ देखते हैं बिंदेश्वर का मंदिर, बिंदेश्वर के मंदिर को तंजौर के बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण, जिसको राज राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, तंजौर के बिंदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल शासक राय प्रथम ने करवाया था। तो ये भी सही, ये भी क्या सही हो जाएगा मित्रों। तो गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय हो जाएगा। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। अगला क्या? अगला जो है ये क्वेश्चन रहा, क्या बोल रहा है मित्रों? यहाँ ध्यान दो। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी निश्चित समय अवधि में, क्या बोल रहा है? यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगुना हो जाए। देखो तो मूल्य भी क्या है? दुगुना। क्या हो गया? मूल्य मान लो कितना था? 10 हो गया 20। और मौद्रिक आय मान लो आपका आय कितना था? आपका आय मान लो 10 था, हो गया 20। कितना हो गया? 20 हो गया है। तो बोल रहा है क्या? तो वास्तविक आय होगी क्या? देखो यहाँ पर समझो, मूल्य 10 था और इनकम भी 10 हुआ। अब मूल्य जो है 20 हो गया, 10 बढ़ गया, 10 क्या हुआ? बढ़ गया। तो इनकम भी तो आपका 10 से बढ़ा है, यानी इनकम में कोई फर्क पड़ा नहीं? पड़ा है। इनकम भी कितना बढ़ा? 10 से बढ़ा है। तो जब आपका जो है मूल्य भी उतने बढ़ जाए और इनकम भी उतने बढ़ जाए, तो बताओ कोई फर्क पड़ा? यानी आपका इनकम 10 से था, यहाँ भी इनकम 10 से है, यानी आपका जो है इसको परिवर्तित क्या रहेगा? यानी आपका वास्तविक आय में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गया। महंगाई में क्या हुआ? इनकम बढ़ा, महंगाई भी बढ़ गया, इसलिए वास्तविक आय में कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलो बिल्कुल ही दिए। चलो बोलो यस 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 यस। चलो बिल्कुल अपरिवर्तित, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मित्रों? अगला ये रहा, जिला न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों का नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, इसका नियुक्ति कौन करता है मित्रों? इसका नियुक्ति करता है कौन? इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है मित्रों राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तब दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। याद रखना, नियुक्ति दोनों करते राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ बोल रहा है मित्रों जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश जिसकी चर्चा आर्टिकल 233 के, जिला न्यायाधीश की चर्चा आर्टिकल 233 के ए में है मित्रों। इसका नियुक्ति कौन करता है? जिसका नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो जिला वाला को राज्यपाल करेगा, जिला वाला को राज्यपाल करेगा। और राज्य वित्त आयोग के गठन भी, राज्य वित्त आयोग गठन भी राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी 243 के आई, 243 के आई के तहत राज्यपाल ही करता है। याद रखिएगा मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति कौन करता है मित्रों? तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस, जल्दी बोलिए यस। मार दिए हैं? चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। क्या लिखना है? चलो आगे बढ़े, थोड़ा चलते हैं। अरे 19 से क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है मित्रों, अगला है पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाला, देखो मित्रों पश्चिमी घाट, इधर आपका हुआ क्या मित्रों, इधर आपका हुआ पश्चिमी घाट, इधर क्या हुआ, इधर हुआ पश्चिमी घाट हुआ है, ये हुआ पूर्वी घाट हुआ है। पश्चिमी घाट में मानसून आती है सबसे पहले और बारिश उमस के होता है, ठीक है ना। और इधर बारिश नहीं होता तो वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र बन गया है। इधर बारिश जम के होता है, जम के बरस, थम के बरस, जम के बरस। इधर गर्मी भी उमस के और बारिश भी उमस के। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है। जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ जो पेड़ पौधा होगा मित्रों सदाबहार वन होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, यानी वहाँ के पौधा के पत्तियां जो है एक ही बार नहीं गिराएगा और हमेशा हरा भरा दिखाई देगा। इसलिए पश्चिमी घाट जो है मित्रों ये क्या है, ये आपका सदाबहार वन पाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, पश्चिमी घाट पर पाया जाने वाला वनस्पति का प्रकार कौन है, सदाबहार वन। क्या है, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है मित्रों जान दो, सदाबहार वन में कौन कौन आएगा, सदाबहार वन में आएगा रबर, रबर के पौधा कौन वन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वही बताते हैं आप लोग को मित्रों, परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो रबर के पौधा जो है ये सदाबहार वन में आएगा, ठीक है ना। फिर सिनकोना, सिनकोना जो मित्रों जिससे मलेरिया के उपचार में यूज करते हैं, ये भी सदाबहार वन के पौधा है मित्रों। फिर आपका जो है क्या बोल रहे हैं, रोजवुड, क्या बोल रहे हैं, रोजवुड मित्रों, ये भी सदाबहार वन के पौधा है। आयरनवुड, क्या बोल रहे हैं, आयरनवुड, ये भी आपका सदाबहार वन का पौधा है। एबोनी, एबोनी, ठीक है ना, एबोनी भी मित्रों ये भी सदाबहार वन का पौधा है। महागौनी, एबोनी, महागौनी, एबोनी, महागौनी, एबोनी, महागौनी, तो महागौनी भी मित्रों ये भी सदाबहार वन के पौधा, सदाबहार वन का पौधा है। बांस भी मित्रों, बांस भी सदाबहार वन का पौधा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का वन पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक वन जो पाया जाता है मित्रों वह है पर्णपाती। क्या है, पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक वन कौन है, भारत में सर्वाधिक वन जो है मित्रों वह है पर्णपाती। पर्णपाती जो है, जो साल में अपना पत्ती जो है एक बार गिरा देगा उसे पर्णपाती वन कहा जाएगा। तो सर्वाधिक वन जो भारत में पर्णपाती है। अल्पाइन वन मित्रों ये लगभग आपका जो 2500 से 2500 मीटर से 3500 मीटर तक के ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन को अल्पाइन वन, 2500 मीटर से 3500 मीटर तक के ऊंचाई पर पाए जाने वाला वन को अल्पाइन वन बोलते हैं। और सवाना वन ये मित्रों अफ्रीका में मिलता है। कहाँ मिलता है, अफ्रीका में। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना क्या बोलते हैं, सवाना, क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर ए जो मारो बिल्कुल राइट है। आप लोग मार दिए, बोलो यस। चलिए बिल्कुल एकदम मार दिए आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्या है, अगला जो है ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण किया था, वतापी कोंड, वतापी कोंड का उपाधि धारण किया था, वतापी को जीतने वाला। देखिए मित्रों क्या हुआ था, यहाँ ध्यान दो। 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन एवं वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के 20, पुलकेशिन द्वितीय के 20 नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जीत गए थे युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ मित्रों, पुलकेशिन द्वितीय युद्ध जीत गया। पुलकेशिन द्वितीय जब युद्ध जीत गया इसका माना बढ़ गया है, बोला हमरा ऐसा को हकी हो, और ये चल के दक्षिण भारत में लड़ने के लिए। और दक्षिण भारत में जब लड़ने गया पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण भारत में उस समय शासक था पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश के शासक था मित्रों महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था मित्रों, महेंद्र वर्मन प्रथम था। अब महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये भी कमजोर शासक था, कमजोर शासक था मित्रों। तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया पराजित। क्या हो गया, पराजित। अब महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा आया कौन, आया था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन आया मित्रों, नरसिंह वर्मन प्रथम आया था। ये किसका बेटा था मित्रों, ये महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा था। और नरसिंह वर्मन प्रथम बोला था कि बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का सबका बदला लेगा रे तेरा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है ना। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट बोला था कि हम अपना पिता का बदला जरूर लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद मित्रों पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय का सर काट दिया जाता है। कौन काटता है मित्रों, काटने वाला नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट जब पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय शासक था मित्रों वतापी के। वतापी के शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। और वतापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम हरा देता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम बोलता है वतापी को हम जीत लिए हैं। वतापी कोंड, कोंड मतलब जीतने वाला, कौन मतलब वतापी को जीतने वाला, वतापी कोंड। तो वतापी कोंड का उपाधि कौन धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। समझा, जल्दी बताओ, कहानी समझा, कहानी समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ समझे कहानी, बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। अगला 1857 ईस्वी क्रांति के ठीक बार कौन सा क्रांति हुआ, देखो 1857 ईस्वी के ठीक पहले जो क्रांति हुआ था, ठीक पहले संथाल विद्रोह क्या हुआ था, इसके ठीक पहले जो हुआ था मित्रों संथाल विद्रोह। क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेता था सिंधु कान्हू चांद भैरव। सिंधु कान्हू
चांद भैरव, सिंधु कानू चांद भैरव इसका नेता था। तो पहले पूछेगा तो संथाल, क्या बोलेंगे, संथाल विद्रोह हुआ था। पहले पूछेगा तो संथाल विद्रोह। अब बाद पूछेगा बाद में इसके बाद में कौन विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह। क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह बिहार में नील विद्रोह नहीं, बिहार में चंपारण आंदोलन था। नील विद्रोह हुआ था मित्रों बंगाल में। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, तो ये आपका हुआ था 1858-59 में हुआ था नील विद्रोह। तो यहाँ बोला क्या, 1857 की क्रांति के ठीक बाद, पहले नहीं, बाद। तो बाद में क्या हुआ मित्रों, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। कब हुआ था, 1858 और 1859 के बीच हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा नील विद्रोह। और नील विद्रोह का जो है मित्रों चर्चा किसमें है, तो एक नाटक है मित्रों, एक नाटक है जिसका नाम क्या है, एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। क्या है, नील दर्पण नामक एक नाटक है मित्रों। उसी में आपका नील विद्रोह का चर्चा मिलता है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि नील दर्पण के संपादक कौन था। तो नील दर्पण का संपादक था मित्रों दीनबंधु मित्र। कौन था, दीनबंधु मित्र। कौन था, दीनबंधु मित्र था। याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो डी मारे बिल्कुल आटे। आप लोग मार दिए, बोलो यस, जल्दी बोलिए यस। क्या आप लोग मार दिए, चलिए बिल्कुल लिख दिया है। 1858-59 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों, अगला जो है ये रहा आपके सामने। बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव को सुधार से संबंधित कौन है, चुनाव से सुधार से आपका दिनेश गोस्वामी समिति भी है। चुनाव के सुधार से आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है। चुनाव के सुधार से आपका बोहरा समिति भी है। चुनाव के सुधार से आपका जो है कौन समिति नहीं है, तो ओम प्रकाश समिति चुनाव के सुधार से बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट समिति है वो हम थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग पढ़वे करते हैं। चलो देखते हैं कुछ समिति जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलेगा मित्रों, चलो यहाँ ध्यान दो, जैसे बोलेगा बताओ चलैया समिति किससे संबंधित है, तो चलैया समिति जो है मित्रों, चलैया समिति है मित्रों किससे, चलैया समिति है कर सुधार। किससे है, कर सुधार रे मितवा, कर सुधार, ठीक है ना। फिर आपका मित्रों क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ, क्वेश्चन बोलेगा कि सरकारिया आयोग संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग के जो जिसका स्थापना 1983 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध से। फिर बोलेगा मित्रों पुंछी आयोग। क्या बोलेगा, पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो पुंछी आयोग का स्थापना भी मित्रों, इसका स्थापना 2007 में हुआ था और इसका भी हुआ केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। फिर बोलेगा आप लोग का मित्रों कि बताइए कि स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है, स्वामीनाथन आयोग का संबंध जो है मित्रों ये आपका जनसंख्या क्या है, जनसंख्या संबंधित है, जनसंख्या नीति से संबंधित है। फिर बोलेगा मित्रों जानकी रमन समिति संबंध किससे है, तो जानकी रमन समिति संबंध है मित्रों आपका प्रतिभूति घोटाला। विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति किससे है मित्रों, तो विजय केलकर समिति पूछेगा, तो विजय केलकर समिति जो है मित्रों ये आपका किससे है, तो ये आपका जीएसटी क्या है, जीएसटी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोला के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, तो ये आपका नई शिक्षा नीति हो जाएगा। फिर बोलेगा मित्रों गोईपुरिया समिति, तो गोईपुरिया समिति संबंध किससे है, तो गोईपुरिया समिति संबंध है मित्रों बैंकिंग सुधार। किससे है, बैंकिंग सुधार है मित्रों, ठीक है ना। और इंद्रधनुष समिति का भी, क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष समिति का भी बैंकिंग सुधार से, लेकिन मिशन इंद्रधनुष बोलेगा तब होगा बीमारियों से बचाव के लिए, बीमारी का टीका के लिए। फिर ध्यान दीजिएगा मित्रों भंडारी समिति, तो भंडारी समिति संबंध किससे है, तो भंडारी समिति का संबंध जो है मित्रों ये आपका है ग्रामीण बैंक के वित्तीय सुधार। ग्रामीण बैंक क्या बोल रहा है, ग्रामीण बैंक का पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति, कौन समिति है, भंडारी समिति है। फिर बोलेगा मित्रों बताओ, क्वेश्चन बोलेगा आप लोगों को क्या बताओ, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ आप लोग क्वेश्चन बोलेगा कि सत्यम समिति संबंध किससे है, सत्यम समिति तो वस्त्र घोटाला। क्या है मित्रों, वस्त्र घोटाला से है सत्यम समिति। क्या है, सत्यम समिति वस्त्र घोटाला हो जाएगा। बोलेगा महाजन समिति संबंध किससे है, महाजन समिति तो महाजन समिति संबंध जो है मित्रों यह आपका है किसका, तो चीनी घोटाला। क्या है, चीनी
घोटाला हो जाएगा। फिर बोलेगा मित्रों बताओ, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा बताओ, कुछ बोलेगा लक्कर वाला समिति, क्या बोलेगा, लक्कर वाला समिति संबंध किससे है। फिर बोलेगा बताओ आप लोग को सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंध किससे है, सुरेश तेंदुलकर समिति। फिर बोलेगा मित्रों बताओ श्री रंगराजन समिति, श्री रंगराजन समिति संबंध किससे है। ये सभी समिति संबंध मित्रों गरीबी किससे है, गरीबी से है। लक्कर वाला, सुरेश तेंदुलकर, श्री रंगराजन। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, सब लिखा दिए, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, सब लिखा दिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बोलते हैं डिटेल में नहीं जाएंगे, अब फिर डिटेल में चल जाते हैं, ठीक है ना, डिटेल में ही चल जाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हजारी समिति, और हजारी समिति भी बता देते हैं। हजारी समिति जो है मित्रों, हजारी समिति विक्की जी, हजारी समिति है आपका औद्योगिक नीति, क्या है, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति से संबंधित है। क्या उद्योग के लिए क्या नीति होना चाहिए उससे संबंधित है हजारी समिति। और भारत में औद्योगिक नीति जो आया था 1948 में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और वांछू समिति, रेखी समिति, ये सभी आपका जो है अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आशा और उम्मीद करते हैं ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। जल्दी बताइए, बताइए स्क्रीनशॉट लिए हैं, चलिए बिल्कुल ले दिए हैं, चलिए बिल्कुल 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 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो इसका आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, देखो व्यक्ति जब त्वरण के साथ, देखो यहाँ पर लिफ्ट जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार घट जाएगा, लिफ्ट जब समान वेग से ऊपर जाएगा नीचे आएगा समान वेग से, समान वेग से, समान वेग से, समान वेग से, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोले समझा, लिफ्ट जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगा भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट जब त्वरण के साथ नीचे आएगा भार घट जाएगा, लिफ्ट जब समान वेग से, समान वेग यानी त्वरण जीरो, समान वेग यानी त्वरण जीरो, लिफ्ट जब समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तित होता है। समझ आ गया है ना, बोलो समझ आया। और ऐसे टूट जाएगा तो भार जीरो, क्या जाएगा, भार जीरो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्या, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा अस्थिर वेग से नहीं, अस्थिर वेग से नहीं, अस्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है नहीं, अस्थिर वेग से चलेगा तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर की ओर त्वरित होता है, बिल्कुल ऊपर की ओर त्वरण से जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, थोड़ा मिलान करो, जल्दी मिलान करो, इसके मिलान करो। मामलुक वंश, मामलुक वंश को ही बोलते गुलाम वंश, क्या बोलते हैं, मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है मित्रों। इसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही है, सुमेलित नहीं है, बताना है। लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक कौन है मित्रों, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, बकलोल नहीं, बहलोल लोधी। और यहाँ इब्राहिम लोधी लिखा हुआ, गलत है, यही ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। सैयद वंश या खिज्र वंश, सैयद वंश या खिज्र वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां, कौन था, खिज्र खां, सही है। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। चलो थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रात हो गया है, चूंकि हम लेट से स्टार्ट किए हैं। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, हम जानते हैं मित्रों कि बाबर जो थे वो अपना आत्मकथा खुद लिखे थे, और अपना आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी के नाम से तुर्क भाषा में लिखे थे, लेकिन उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था और उसका नाम बाबरनामा जो लिखा था वो उसका नाम बाबरनामा रखा था अब्दुल रहीम खान ने खाना, अब्दुल रहीम खान ने खाना, ऑप्शन नंबर सी। चलो बताओ, जल्दी बताओ। तो तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा का लेखक मित्रों बाबर खुद था, लेकिन बताना है हुमायूं नामा का लेखक कौन था, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन थे, गुलबदन थी, गुलबदन थी। बताइए अकबर नामा कौन था, तो अकबर नामा का अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। शाहजहां नामा, शाहजहां जो है मित्रों जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं। मुगल काल में 2 गो शासक हुआ जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं, एक बाबर मित्रों, एक जहांगीर, और जहांगीर जो है जहांगीर नामा खुद लिखे हैं। शाहजहां नामा कौन लिखे हैं, शाहजहां नामा जो लिखे मित्रों इनायत खां, कौन लिखे हैं, शाहजहां नामा इनायत खां, इनायत खां, इनायत खां। और औरंगजेब को बोलते क्या मित्रों, तो औरंगजेब को बोलते आलमगीर, क्या बोलते हैं, आलमगीर। औरंगजेब का मूल नाम आलमगीर था, तो आलमगीर नामा कौन लिखा, तो मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा कौन लिखा, तो मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम। ये सब याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, बताइए आप लोग कि फुतुआत ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है, तो फुतुआत ए फिरोजशाही जो आत्मकथा है मित्रों ये आपका फिरोज शाह तुगलक का है, यानी फुतुआत ए फिरोजशाही नामक पुस्तक जो है फिरोज शाह तुगलक खुद लिखे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि तारिक ए फिरोजशाही लेखक कौन है, तारिक ए फिरोजशाही का लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोजशाही लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। इसका ऑप्शन नंबर जो मित्रों बिल्कुल सी, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, बोलो यस, आगे बढ़ते हैं। अगला
निम्न में से कौन क्षौमंडल के क्षौमंडल को ट्रोपोस्फेयर क्या बोलते हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल, पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल ट्रोपोस्फेयर, क्षौमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयर मंडल, सबसे बाहर बही मंडल। ये 5 गो मंडल है। और मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगी। मौसम की तरह कहाँ बदलता है? क्षौमंडल में आंधी, तूफान, बारिश, चक्रवात, ठीक है ना, बिजली कड़कना, बिजली गरजना, बादल बनना, सभी क्षौमंडल किसमें होता है? क्षौमंडल। तो क्षौमंडल में ट्रोपोस्फेयर जो है ये मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी, बिल्कुल बदल जाएगी कि क्षौमंडल में मौसम परिवर्तन होता है। देखते हैं इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल कम होता है। जैसे जैसे क्षौमंडल में ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होगा। क्षौमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ग्रीष्म काल में ऊंचाई बढ़ जाएगा क्षौमंडल, क्योंकि गर्मी के कारण ऊंचाई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्षौमंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सारा मौसम संबंधी घटना जो होता है वो क्षौमंडल में ही होता है। और यहाँ गलत है, क्या है? तो कौन गलत है पूछ रहा है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही नहीं है। क्षौमंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? संवेग का मात्रा क्या है? संवेग P बराबर mv, P बराबर mv, m मतलब द्रव्यमान का kg, v मतलब वेग मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर है। और संवेग और आवेग का बीमा समान होता है, और संवेग और आवेग दोनों सदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। आगे अगला क्या? अगला 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, जो 1976 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किन नए शब्द को जोड़ा गया था? इससे जोड़ा गया था क्या मित्रों? समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता, एकता तो पहले से था, अखंडता जोड़ा गया था। ये 1 2 3 ये तीनों जोड़ा गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर मित्रों सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग सी मार दिए? बोलो यस। और पहली बार संविधान में संशोधन जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा चल रहा है, थोड़ा फास्ट में। आगे अगला, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 1929 को बम फेंका था, क्योंकि बहरा सरकार जो था ये लोग का आवाज भी नहीं सुन रहा था, सरकार बहरा हो गया था। उसी को जो है, और यहाँ पर कोई बिल ला रहा था, ये लोग बिल का विरोध कर रहे थे, सुन मिल करता था कुछ हो, जैसे अभी नहीं सुनता है तो ये बोला ऐसे नहीं सुनेगा, सरकार बहरा हो गया है, जहाँ बिल पास हो रहा है वहाँ घुसो, अब बम पटक दो खाली ब्रेंच पर, तब तो सुनेगा। और वही किए थे मित्रों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 1929 में जाके बम पटक दिया था। और 2 बिल के विरोध में, जो मेन बिल था वो था पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा था मित्रों ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल के विरोध में बम पटक दिया था। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटलमाल आया था कि भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है, सिर्फ अंग्रेज लोग रखेगा, यूरोपीय लोग रखेगा। इसी बोलते हैं आर्म्स मतलब हथियार, एक्ट मतलब कानून। ये लॉर्ड लिटल लाया था 1878 में, जो काफी ज़्यादा खच्चर था लॉर्ड लिटलमाल। फिर लॉर्ड लिपन आता है, वो काफी अच्छा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जास्कर श्रेणी, तो हम जानते हैं मित्रों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। करेजा क्या बोलना है? एक करेजा ऐसा बोलता है। तो अभी आप लोग का जो है सुनने करता है, क्या सुनता है? जो शॉर्ट वीडियो वायरल होता है, ठीक है ना, लड़का बोलता है लड़की को आई लव यू, लड़की बोलता है तुम अपना चेहरा देखा है ना, लड़का बोलता है जो दूर जो हमारा सरकारी नौकरी हो गई, तो की बोलता है हमारे छाती से लगे रहियो ताबीज बना लो तुझे, छाती यानी करेजा से लगे रहियो ताबीज बना लो तुझे, ठीक है ना, मेरे छाती से लगे रहियो ताबीज बना लेगा, ताबीज तुमको बना लेगा, लड़का कोई वैल्यू नहीं है, ताबीज बना लेगा, ताबीज बना के पहनेगा, टोटका कर देगा, टोटका कर देगा, ठीक है ना। तो वही बोला करेजा, ए मोर करेजा। तो को से काराकोरम, लो से लद्दाख और जा से जास्कर, ये तीनों हिस्सा किसका है?
तो ये तीनों हिस्सा है आपका ट्रांस हिमालय। किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जो बोले बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग बोल दिए? बोलो यस, बोले हैं, बोलो यस। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। आला क्या है? दासाला बंदोबस्त बता दिए थे। दासाला बंदोबस्त बताए थे कि 1580 में अकबर ने चलवाए थे, और इसका जो है ये किसके दिमाग के ऊपर? टोडरमल। क्या बताए थे? टोडरमल बताए थे। क्या बताया? टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो जमीन को मापने की प्रणाली है ना, समझा? बोलो यस। ये सब बता चुके थे फास्ट में। आगे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन है? बताओ जल्दी बताइए। क्या आप लोग हंस रहे हैं? पूरा क्या मजा ले रहे हैं? चलिए अकबर, अकबर टोडरमल बिल्कुल राइट है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है मित्रों ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये फेमस है किसके लिए? तो हंगूर के लिए। किसके लिए? हंगूर। ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए फेमस है? तो ये हंगूर के लिए फेमस है, हंगूर के लिए फेमस है। बाकी बार आपका मित्रों सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्या रखिएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला जो है सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय। सरकारी आय जितना भी हो रहा है और जितना भी सरकारी व्यय हो रहा है सभी तरह का निम्नलिखित में किसमें जाना जाता है? बताओ। सभी तरह की सरकारी आय और सभी तरह सरकारी व्यय निम्नलिखित में किसमें जाते हैं? इसे बोलते हैं भारतीय समेकित निधि। क्योंकि सभी प्रकार के सरकारी आय भारत के सभी सरकारी आय और सभी सरकारी व्यय को बोलते हैं भारतीय समेकित निधि बोलते हैं। और संचित निधि जो है ये आर्टिकल 266 में है, और आकस्मिक निधि जो है ये आर्टिकल 267 में है। ये भी याद रखिएगा। जन खाता निधि तो ये हम लोगों का खाता हो गया है। आकस्मिक निधि वही 267 में, और संचित निधि 266 में है। लेकिन जो जितना भी आय व्यय के लेखा जोखा है ये आपका भारतीय समेकित निधि। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला रक्त के वर्गीकरण। तो रक्त का वर्गीकरण यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड ने किया है। ब्लड ग्रुप 4 को होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने? कार्ल लैंड ने किया था। और याद रखिएगा सर्वदाता कौन है? तो सर्वदाता यानी सभी को ब्लड देने वाला ओ है। क्या है? ओ है। और ओ में भी कौन है? तो ओ निगेटिव, याद रखिएगा। और सर्वग्राही कौन है? सभी से ब्लड जो है आपका ले सकता है बिना जांच किए हुए, वो आपका ए बी में भी कौन है? ए बी पॉजिटिव है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लेट से स्टार्ट किए हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक विस्तृत होगा? तो प्रिज्म से गुजरने पर हम जानते हैं मित्रों कोई भी प्रिज्म से गुजरने पर जो है सबसे अधिक जो है रंग सबसे कम मुड़ेगा कौन? तो सबसे कम जो मुड़ेगा वो मिलेगा रेड। कौन मिलेगा? रेड। सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा वो मिलेगा बैगनी। कौन मुड़ेगा? बैगनी। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल। सबसे कम विचलन लाल, सबसे अधिक विचलन बैगनी, सबसे अधिक अपवर्तन बैगनी, सबसे अधिक परिकीर्णन बैगनी, सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी, सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी, ठीक है ना। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल, सबसे अधिक वेग लाल, सबसे कम विचलन लाल, सबसे अधिक विचलन बैगनी। तो इसका होगा बैगनी। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बैगनी जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों? कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत कौन दिया था? किसने कहा था कि अंग्रेज जो है कौन कांग्रेस का स्थापना किया था? कौन? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उसमें वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन थे। और ये किसने कहा था कि अंग्रेज जो है ना ये कांग्रेस का स्थापना जो है अपन फायदा के लिए बनाया है कि अंग्रेजों के तंग जो है भारतीय लोग नहीं करे, तो अपन सुरक्षा के लिए, जिसमें का कुकरवा में सेफ्टी बल्ब होता है कि कुकर फटेगा नहीं, सबसे पहले जो है सेफ्टी बल्ब फट जाएगा, कुकर को फटने से बचा लेगा। उसी प्रकार अंग्रेज जो अपना सेफ्टी बल्ब के रूप में कांग्रेस को बनाया था, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। कौन कहा था? लाला लाजपत राय। अरविंद घोष क्या बोला था? अरविंद घोष बोला कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। अरविंद घोष क्या बोला था? अरविंद घोष बोले थे कि कांग्रेस जो है ये क्षय रोग से मरने वाला है। बताओ किसने कहा था कि कांग्रेस के ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कांग्रेस के ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन। कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ाते हुए अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है और मैं इसे नष्ट होते हुए मरते हुए देखना चाहते हैं?
लॉर्ड कर्जन। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है? तो कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, ये कहा था कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किसने कहा था कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाला है? तब ये कहा था अरविंद घोष। और किसने कहा था कांग्रेस को जो है सेफ्टी बोर्ड के रूप में यूज किया गया है? लाला लाजपत राय। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे अगला, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधा के उसी भाग में प्रकाश संश्लेषण होगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। और इसका ग्रेनम वाला भाग में, इसका ग्रेनम, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होता है, ग्रेनम, एक छोटा स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण दो चरण में होता है। एक वैसा चरण जिससे प्रकाश चाहिए उसे बोलेगा प्रकाशिक चरण, और जिससे प्रकाश नहीं चाहिए फिर भी भोजन बन जाएगा उसे बोलेगा प्रकाशिक चरण। तो देखो प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक चरण ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक चरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक चरण ग्रेनम वाला भाग में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशिक चरण, अप्रकाशिक चरण किसमें होता है? तो प्रकाशिक चरण जो है मित्रों ये आपका स्ट्रोमा वाला भाग में होता है। ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार में सबसे ज्यादा समय तक कौन सरकार में कौन रहा? हम जानते हैं मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन जो है मध्यरात्रि को हुआ था, 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय वायसराय जो था लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो था, लॉर्ड लिन लिथगो, लिन लिथगो था, ठीक है ना। और ऑपरेशन, और ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वर्धा अधिवेशन। कहाँ पारित हुआ था मित्रों? वर्धा अधिवेशन में हुआ था। प्रस्ताव ले कौन गया था? प्रस्ताव ले गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गया था। बिहार दरोगा में प्री में ये क्वेश्चन इसी बार 1275 में आ चुका था। प्रस्ताव ले कौन गया था? समर्थन कौन किया था मित्रों? समर्थन जो किया था प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेता कौन था? नेता जो था मित्रों वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। और सब लोग बोला था क्या कि सरकार जो है हमें सरकार जो है अंग्रेज जो है ये हमें सरकार चलाने नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ अंग्रेज के थाना है तो हमें कहता है उसको बातें नहीं मानेंगे और अपना भी थाना एक बना लेते हैं और अपना सरकार चलाएंगे। अंग्रेज के समांतर हम भी अपना सरकार चलाएंगे, अंग्रेज भी चलाएगा तो हम भी चलाएंगे। और समांतर सरकार का स्थापना पहली बार हुआ था बलिया। कहाँ हुआ था? पहली बार। क्या बोल रहे हैं मित्रों? पहली बार समांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बलिया में, यूपी बलिया, आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले, यूपी बलिया में हुआ था। कौन किया था? चीतू पांडे। कौन किया था? चीतू पांडे ने किया था। और बहुत जगह जो है समांतर सरकार की स्थापना हुआ था। उसमें एक था महाराष्ट्र के सतारा, यहाँ पर भी समांतर सरकार का स्थापना हुआ था और करने वाला था वाई बी चौहान। कौन था यहाँ पर? वाई बी चौहान यहाँ समांतर सरकार का स्थापना किया था। तो सबसे लंबा समय, क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली समांतर सरकार कौन बना था? सतारा। कौन बना? सतारा। सबसे पहला कौन था? बलिया यूपी चीतू पांडे वाला। और लंबा समय तक कौन चला था समांतर सरकार? तो वह था कौन? सतारा वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मान दिए? बोलो यस, जल्दी बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रजापति उत्तर वैदिक। हम जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसकी चर्चा जो है ऋग वेद में 250 बार किया गया है। और इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है, इंद्र को जो है वर्षा का देवता कहा गया है, इंद्र को जो है युद्ध का देवता कहा गया है, इंद्र को जो है किला को तोड़ने वाला देवता कहा गया है। लेकिन ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता यानी इंद्र का स्थान जो है प्रजापति ने ले लिया था। यह बिहार मद निषेध कांस्टेबल में क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान कौन देवता ले लिया है? तो बोलिए प्रजापति। कौन लिया? प्रजापति। और प्रजापति का मतलब क्या होता है? सृजन के देवता। ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे बिल्कुल राइट है, सृजन के देवता। आगे, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन है? सब लोग जानता है। सती, क्या है? सती, अहिंसा, अस्तेय, ओ परिग्रह और लास्ट में तुम लोग से जो होता नहीं है ब्रह्मचर्य। कौन सी है?
ब्रह्मचर्य, ठीक है, जो होता नहीं है। अब ये ध्यान दो, ये जो है ये चारों जो है 4 गो ये सत्य जो दिए थे, ये कौन दिए थे? तो तैसमेय तीर्थकर पार्श्वनाथ, कौन दिए थे? तैसमेय तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। लेकिन महावीर स्वामी आए थे, बोला देख भैया, सत्य मतलब सदा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करो, अस्तय मतलब झूठ नहीं बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, ठीक है ना, और अपरिग्रह मतलब धन जमा नहीं करो। ये 4 दिए थे पार्श्वनाथ तैसमेय तीर्थकर। लेकिन महावीर स्वामी आए थे, बोला ऐसा बात नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? महावीर स्वामी बोला था कि जब तक लोग ब्रह्मचर्य के पालन नहीं करेगा तब तक जो है ये कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। शादी करेगा या BF GF का चक्कर चलेगा तो सत्य तो बोलेगा नहीं, रहेगा 10 को से चक्कर चलेगा, बोलेगा नहीं तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरा परमात्मा हो, 7 जन्म में तुम ही हो मेरा, और जिंदगी में कोई नहीं है, खाली झूठे बोलेगा। लेकिन 10 को चक्कर चल रहा है, झूठ बोलबे करेगा। और जो है अपन वाले को किसी के साथ देख लिया है तो कल ये लड़ाई कर देगा, तो हिंसा करिए लेगा, ठीक है ना। और अस्तय मतलब झूठ तो बोलबे करेगा कि मम्मी लाइए लाओ पैसा, थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स खरीदेंगे, एडमिशन करवाएंगे, और वहाँ जाके टेडी बियर, चॉकलेट दे, हग दे, ठीक है ना, कुछ मनाते रहेगा, पैसा खर्चा कर देगा, झूठ बोलेगा। और परिग्रह मतलब धन संचय करेगा झूठ झूठ बोल के। और ये सभी जो है जब तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा तब तक होबे करेगा। इसीलिए महावीर स्वामी जो है इसको जोड़ दिया ब्रह्मचर्य को। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन नहीं है? तो ये नहीं है, स्यादवाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो कौन नहीं है 5 सेट में? तो यही 5वां सेट जो है स्यादवाद नहीं है, स्यादवाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, शेख सलीम चिश्ती किसके शासनकाल में? तो हम जानते हैं शेख सलीम चिश्ती का दरगाह को देखने के लिए कौन जाते हैं? तो शेख सलीम चिश्ती को दरगाह को दर्शन के लिए अकबर, कौन जाते हैं? अकबर, ठीक है ना। तो इसका कहाँ मकबरा है? इसका मकबरा अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही, थोड़ा ध्यान दो, शेख मुहिद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दो, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती क्या बोल रहे हैं? सॉरी, शेख मुहिद्दीन चिश्ती क्या बोल रहे हैं? शेख मुहिद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर में है। लेकिन शेख सलीम चिश्ती जो है ये अकबर के समकालीन है, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म होता है। इसलिए अकबर खुश होता है, बोलता है हम जहांगीर के जन्म हुआ है। आशीर्वाद कौन दिया है? शेख सलीम चिश्ती आशीर्वाद दिया है। इसलिए जहांगीर तुम्हारा नाम है सलीम, तो सब छोड़ छाड़ के नगमा, सलीम की गली अनारकली कहाँ चली डिस्को चली। तो सलीम नाम कैसे पड़ा पता है? जहांगीर का मूल नाम सलीम कैसे पड़ा? क्योंकि जहांगीर का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए जहांगीर के मूल नाम सलीमे रख दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। और एक ठो आपका और सूफी संत काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो था वो दिल्ली में, याद रखिए दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर डी। चला आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला, बौद्ध धर्म के संग संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? देखो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, यहाँ ध्यान दो। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब 3 गो टोकरी, ज्ञान के टोकरी, 3 गो ज्ञान के टोकरी को त्रिपिटक कहा गया। एक आपका शुद्ध पिटक क्या है? शुद्ध पिटक। एक आपका विनय क्या है? विनय पिटक। तीसरा अभिधम क्या है? अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक है। अब यहाँ ध्यान दो, शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था प्रथम बोध संगीति में, और अब अभिधम पिटक की रचना हुआ था तृतीय बोध संगीति में हुआ था। फिर बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का उपदेश के उपदेश की चर्चा किसमें है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश की चर्चा जो मित्रों ये शुद्ध पिटक किसमें है? शुद्ध पिटक में है। और शुद्ध पिटक का रचना कौन किया? आनंद। शुद्ध पिटक का रचना किया था आनंद। कौन किया था? आनंद ने किया था। और संघ में, बौद्ध संघ में बौद्ध संघ के नियम कानून, बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा किसमें है? तो बौद्ध संघ के नियम कानून के चर्चा विनय पिटक। किसमें? विनय पिटक। और विनय पिटक रचना किया था उपाली। कौन किया था? उपाली। शुद्ध पिटक का आनंद, विनय पिटक का उपाली, ठीक है ना। और अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में है बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म का
फिलोसफी, बौद्ध धर्म का दर्शन किसमें है? तो बौद्ध धर्म का दर्शन जो है मित्रों यह आपका अभिधर्म पिटक किसमें है? अभिधर्म पिटक में है। तो बोलो शिव पिटक और विनय पिटक की रचना कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संहिता में। अभिधर्म पिटक की रचना कब किया गया था? तृतीय बौद्ध संहिता में। शिव पिटक का रचनाकार कौन है? आनंद है। विनय पिटक का रचनाकार कौन है? तो यह आपका उपाली है। महात्मा बुद्ध का उपदेश का चर्चा किसमें है? शिव पिटक में है। बौद्ध संघ के नियम कानून किसमें है? विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म का दर्शन फिलोसफी किसमें है? अभिधर्म पिटक में है। तो बोला नियम, क्या बोला? नियम आचरण, तो क्या होगा? तो इसका होगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर है। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। सर आपका आवाज़ खराब हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। नहीं देखो बहुत दिन से छुटल था, गलबा जो है ना मेरा बहुत आराम कर लिया है। 5-6 दिन से आप लोग क्लास नहीं ले रहे थे क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। अब तो एप्लीकेशन पर भी क्लास लेने लगे, तो गलबा जो है भारी कोर ही हो गया था। बोला 5 दिन से क्लास नहीं ले रहा है, पूरा रेस्ट कर रहा है गलबा, ठीक है ना। अचानक जो इसको डोज दे दिए तो बोरा फरफराक रह गया है, ठीक है ना। आराम कर रहा था, काफ़ी मज़ा इसको आ रहा था, गीत गा रहा था, बड़ी मज़ा आवे रेस्ट में। लेकिन एक आएगा लोड दे दिए तो फिर फरफरा जा रहा है। फिर 5-6 दिन में आदत पड़ जाएगा तो फरफराएगा, गलबा नहीं फरफराएगा, सबको कोरिया हो जाता है, कोरिया, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लीजिए सर, आज एप्लीकेशन पे क्लास नहीं वाली। हाँ एप्लीकेशन पर क्लास आज चला था, ठीक है ना। चला आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन पर आप लोग मेरे साथ जीके जीएस में जुड़िए ना एक बार, तो हल्का मचा देंगे, तांडव करवा देंगे जीके जीएस में। फिर आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगा और अन्य जगह कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग कभी इसका कोर्स, कभी उसका कोर्स, कभी उसका कोर्स, हो हाँ हो रहा है पूरा, थोड़ा तो पढ़ा दिए, अंदर घुस के नहीं पढ़ाए हैं और आप लोग शॉर्ट वीडियो देख के हम हो कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से नॉलेज लेना है तो बिहार न्यू टारगेट बेस से ज्वाइन कीजिए। आप लोग आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट, जो साइंस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो साइंस न्यू टारगेट बैच से ज्वाइन कर लीजिए, और जो सभी जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं बिहार दरोगा न्यू टारगेट बेस से ज्ञान कीजिए, ठीक है ना। बिहार दरोगा टारगेट बेस 2024 से। और जो एसटी पढ़ना चाहते हैं एसटी से ज्वाइन कीजिए। जो फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन से ज्वाइन कीजिए। ये जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और जुड़ जाइए। जीके जीएस में तांडव एकदम हो जाएगा। क्लास में याद करवाएंगे, क्लास में रिवीजन करवाएंगे, क्लास में ही एकदम समझा देंगे और क्लास में ही आपका PYQ करवा देंगे, क्लास में ही आप लोग को याद करवा देंगे। अंदर घुस के फिर कहीं पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला को चलिए राम मित्रों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं? थोड़ा यहाँ ध्यान दो। देखो आपका क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना मित्रों। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से क्या है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, ऐसे ध्यान दो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ध्यान दो। तो क्या होता है मित्रों, यहाँ ध्यान दो। एक हम लेते हैं क्या, आधार रेखा लेते हैं। क्या लेता है? समुद्र तट पर एक आधार रेखा लेते हैं और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितना बोल रहे हैं? समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है। तो देखो तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा, यानी प्रदेश की सीमा। और यही आपका जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? बोलते संलग्न सीमा। क्या बोलते हैं? संलग्न सीमा बोलते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील को बोलते हैं अनन्य आर्थिक सीमा। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक सीमा कहा जाता है। अनन्य आर्थिक सीमा कहा जाता है। सचिन नहीं कहा जाता, सीमा कहा जाता। सचिन नहीं, सीमा, ठीक है ना। और 200 नॉटिकल मील के बार को बोलते हैं ऊपरी समुद्र। क्या बोलते हैं? ऊपरी सागर या ऊपरी समुद्र, जहां पर सभी देशों का अधिकार समान रूप से होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया है। तो 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, 24 नॉटिकल मील संलग्न आर्थिक सीमा और 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक सीमा। और 200 के पार ऊपरी समुद्री सीमा, जहां सभी देशों का समान अधिकार होता है। इसका ऑप्शन जो है मित्रों प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वीर भूमि किसका है? सब जानता है। वीर भूमि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। फिर बताओ शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। बताओ चतरा भूमि किसका है? तो शिक्षावाद सैनिक का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चतरा भूमि BR अम्बेडकर। महापरियान घाट, तो महापरियान घाट किसका है?
तो महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसान घाट किसका है? किसान घाट, किसान घाट, किसान घाट किसका है? किसान घाट है आपका चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। अभय घाट किसका? अभय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये सभी कुछ आपका समाधि स्थल याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर है। चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला जो है मित्रों ये रहा, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों के उदाहरण है? तो हम जानते हैं मित्रों कि लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। नहला, नहला क्या है? नहला जो है प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग से नीला हरा लाल, नीला हरा लाल प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग से मिलने पर जो रंग बनता है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी रंग बोलते हैं। यानी आपका जो मित्रों ये आपका जो है देखो यहाँ पर नीला तो आपका जो है प्राथमिक रंग हो गया है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हरा भी प्राथमिक रंग हो गया है, द्वितीय रंगों की रंगों की है, ठीक है ना। फिर यहाँ लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग हो गया है। तो बोला निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? पीकॉक पीला, देखो यहाँ पीला जो है द्वितीय रंग है। मैजेंटा जो है मित्रों ये भी द्वितीय रंग है। और यहाँ पीकॉक पीला ले दिया, पीकॉक नीला होगा, पीकॉक नीला होगा। तो यहाँ पर नीला तो प्राथमिक रंग है, लेकिन यहाँ पीकॉक नीला होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, लेकिन थोड़ा त्रुटि है, थोड़ा क्या है त्रुटि है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? निम्न में से कौन सा कठोर किरण का गुण नहीं है? कठोर किरण निगेटिव होता है, ठीक है ना। कठोर किरण की जो है अदृश्य होता है, देख ना सकते हैं। कठोर किरण जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। कि इसकी भेदन क्षमता उच्च होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है गामा किरण, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होता है, उससे ज़्यादा उच्च किसी का नहीं होता। तो यही गलत है, यही क्या है? गलत है। इसका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 होता है, बिल्कुल। इसका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। थोड़ा लास्ट में मतलब चल रहे हैं फास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? सिंपल बात है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसके सिफारिश पर? तो पहले जो इंदिरा गांधी थे मित्रों, इंदिरा गांधी 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिए थे और किसी से परमिशन नहीं लिए थे, सिर्फ इंदिरा गांधी बोले थे। और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए थे। तब जो है मोरारजी देसाई आए थे और संविधान में संशोधन किए थे। और आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिए गए थे और कहा गया था, 40वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाएंगे तब उससे जो है मंत्रिमंडल की जब तक लिखित सिफारिश नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाएगा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते, वाला क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सी कथन सही है? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्र के सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, ये देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है ना। और किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, राष्ट्र का शासन करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यह सही है। कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो कुछ असामान्य तथ्य, असामान्य तथ्य देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। असामान्य तथ्य देखो, गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त, बिल्कुल राइट है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे, इसने महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे। इसने गुप्त संवत चलाए थे 319 और 20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हुआ, बिल्कुल राइट, समुद्रगुप्त हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। इसलिए भारत का नेपोलियन, बिल्कुल भारत का नेपोलियन कहा गया था। कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। परंग भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त धारण किया था। इसके दरबार में हरिसेन थे, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन थे, जिसने पर्या प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखे थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। फिर इसके शासनकाल को में फायान आया था, चीनी यात्री फायान आया था और फो यू की नामक पुस्तक लिखा था। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी नामक चिकित्सक और ब्राह्मीण जैसे विद्वान रहते थे, बिल्कुल नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ था, बिल्कुल। और ये आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए थे, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, बिल्कुल राइट है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था, बिल्कुल राइट है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे, उसको पुनरुद्धार अशोक भी करवाए थे, उसको पुनरुद्धार जो है स्कंदगुप्त भी करवाए थे, और उसको पुनरुद्धार जो है रुद्रदामन भी करवाए थे। ये भी सही है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था, बिल्कुल राइट है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था, बिल्कुल राइट है। बाकी बार एक क्वेश्चन रहा और मेरे